करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बल्ब के ऊपर थोड़ी बहुत बातें की थी, लेकिन उसकी ब्राइटनेस को डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम इसकी ब्राइटनेस के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, जो बल्ब्स होते हैं उनको हम सर्किट में दो तरह से लगा सकते हैं, कल भी बात हुई थी। एक जो बल्ब होते हैं उनको हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बल्ब्स होंगे तो उन बल्ब्स को पैरेलल में भी लगा सकते हैं। आपकी जो घरों में वायरिंग हुई होती है ना, यानी हाउसेस में जो वायरिंग हुई होती है, वो सारी वायरिंग पैरेलल में हुई होती है। इस बात का मतलब ये है कि घरों में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बल्ब्स लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हाउसेस की जो वायरिंग होती है वो सारी किस में, पैरेलल में कनेक्ट होती है, वो सीरीज़ में नहीं कनेक्ट, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज़ में नहीं लगे होते, वो पैरेलल में लगे होते हैं। ये चीज़ सबको सबको याद है कि घरों में जब हम बल्ब बड़ा लगाते हैं, बड़ा बल्ब मीन जिसकी पावर ज़्यादा हो, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, और जो छोटा बल्ब जब लगाते हैं उसकी ब्राइटनेस कम होती है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस भी है। तो इसको तो हम वैसे ही लिख सकते हैं कि जो पावर होगी उसका ब्राइटनेस और बल्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी जो पावर है उसका ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। और ये वाली बात आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि पैरेलल में ऐसे ही होता है हमारे घरों में, जब हम बड़ा बल्ब लगाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। लेकिन सीरीज़ में अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, जो कि आप ऐसे प्रैक्टिकल आप सेकेंड ईयर पे कर ही नहीं सके, सीरीज़ में ऐसा होता है कि जो पावर होती है ना, उसका ब्राइटनेस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी सीरीज सर्किट में पावर का ब्राइटनेस और बल्ब के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी सीरीज सर्किट में उसकी ब्राइटनेस कम आ रही होगी। अब पावर भी दो तरह की होती है। जो किसी बल्ब के ऊपर पावर लिखी हुई होती है ना, जब बल्ब मार्केट से लेने जाते हैं उसके ऊपर पावर लिखी हुई होती है, उस पावर को बोलते हैं रेटेड पावर। यानी जो बल्ब के ऊपर पावर लिखी होती है उस पावर को हम बोलते हैं रेटेड पावर। मतलब 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, तो उसके ऊपर जो पावर लिखी होगी ना, उस पावर को हम रेटेड पावर बोलते हैं। खैर, मैं इस पर काफ़ी डिटेल से बात करता हूँ। देखिए, आप एमसीक्यू पहले छोटे छोटे कर लेते हैं ना, फिर इसकी जो फिज़िकल मीनिंग है उस पर चले जाएंगे। तो सपोज करें ये बल्ब्स हैं, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, और हमें ये बताया गया है कि P1 की जो पावर है वो बड़ी है P2 से, और P2 की पावर ज़्यादा है किससे, P3 से। अब सवाल उसका ये आ गया कि आपसे पूछता है बताएं इन बल्ब में से ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है ये सारे बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो जिस बल्ब की जो पावर होगी, ब्राइटनेस पूछन किसकी ज़्यादा होगी, जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी फिर उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी ना। तो अगर इन बल्ब्स के मैं ब्राइटनेस का ऑर्डर बताऊँ ना, यानी अगर हम ब्राइटनेस के ऑर्डर की बात करें तो पावर 3 वाले की काम है ना, तो ब्राइटनेस 3 वाले की ज़्यादा होगी 2 से, और 2 वाले की ज़्यादा होगी किससे, 1 से। ये इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास कुछ बल्ब्स हों, उनका क्वेश्चन ये आ जाए कि उन बल्ब्स को हम लोगों ने अगर पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया है, ये कुछ बल्ब्स मैंने बनाए हैं आपके सामने, और इन बल्ब्स को आप लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी पावर P3, और हमें कहता है कि अगर ये सारे बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो अब इनके बारे में बताएं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सपोज कर लेते हैं कि P1 ग्रेटर है ये इसके लिए P2 से, और P2 ग्रेटर है P3 से, तो इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ। तो अभी हमारी बात हो रही है ऊपर के पैरेलल में, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर ज़्यादा है 1 की, इसकी एंड सो ऑन, यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो 1 वाले की पावर ज़्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। असल में मैंने बोला ना, दो पावर्स होती हैं, एक तो पावर रेटेड होती है जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है, एक पावर कंज्यूम्ड भी होती है, यानी जो बल्ब पावर कंज्यूम करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हों या पैरेलल में लगे हुए हों, जो पावर कंज्यूम्ड होगी उसका ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी जो पावर कंज्यूम्ड होती है उसका ब्राइटनेस का डायरेक्ट रिलेशन होगा, और ये वाला फार्मूला होल्ड करेगा सीरीज़ के लिए भी और पैरेलल के लिए भी।
तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना, एक बल्ब है वो मोर पावर कंज्यूम कर रहा है और वो पैरेलल में लगा हुआ है, तो ब्राइटनेस बताएं। तो पावर कंज्यूम का ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही होता है, आइधर वो सीरीज़ में लगे हुए हों या वो किस में लगे हुए हों, पैरेलल में लगे हुए हों। इसकी फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन की मैं बात नहीं करता, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब ये बात इस तरह समझ लें कि अगर सीरीज़ में इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, सॉरी इस वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है ना 3 वाले की, तो इन सारों में इसकी पावर कंज्यूम ज़्यादा है। और अगर इसमें इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है तो इसकी पावर कंज्यूम क्या है, ज़्यादा है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होगा कि पावर कंज्यूम्ड इसकी कैसे ज़्यादा है। इस पर भी थोड़ी देर तक हम वापस आ जाते हैं कि पावर कंज्यूम किसकी ज़्यादा होगी ना। अच्छा, एक और बात छोटी सी अपने पास नोट कर लें कि कोई भी जो बल्ब होता है ना, अगर हम बल्ब की बात करें तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की, उसका तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया, डायरेक्ट कब होगा या इन्वर्स कब होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। आप लोगों ने पावर के डिफरेंट फार्मूले पढ़े हैं। ये जो P इक्वल वी स्क्वेयर ओवर आर होता है ना, इसको बल्ब का हम मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला यानी कंपनी वाले जब कोई बल्ब बनाते हैं ना, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला ये वाला होता है। मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला का मतलब क्या है कि कंपनी वाले जब बल्ब बनाते हैं तो वो उस बल्ब की पावर को और रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं एट कांस्टेंट वोल्टेज पे। वो जब वो बल्ब डिज़ाइन करते हैं तो पावर और रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं एट कांस्टेंट वोल्टेज पे। तो आप कह सकते हैं कोई भी जो बल्ब होता है उसकी पावर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। और ये जो पावर बल्ब की बात हो रही है, ये बल्ब की रेटेड पावर होती है जो कंपनी वाले लिख कर भेजते हैं, और ये उस बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी। इस जो बातें मैं कर रहा हूँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए कि बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला क्या है, आप लोगों ने याद रखना ये है। और कभी सवाल आ जाए कि बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बताएं, किसी भी बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस आप इसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। और इसमें पी कौन सी पावर पुट करनी है, रेटेड पावर। ठीक है, जो बल्ब के ऊपर लिखी हुई आती है वो आपको वोल्टेज गिवन हो, तो इस फार्मूले से आप बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये मैं आइडिया हो गया कि बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो हम इसी फार्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे जिससे भी हम लोगों ने बात की है। सपोज करें बच्चे आपका वही सवाल आ गया, वो आपसे कहता है कि ये आपके पास कुछ बल्ब्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2, इसकी पावर P3। बल्कि मैं मैट्रिक में क्वेश्चन आया था वो आपको करवाता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपके पास बल्ब एक 10 वाट का है, एक उन्होंने कहा था 15 वाट का है, एक सपोज कर लेते हैं 20 वाट का। इसमें ना कहना है कि सर पहले तो आप लोगों ने P3 को बड़ा बोला था या छोटा बोला था, अलग से क्वेश्चन था मेरे ने। ये उन्होंने मैट्रिक में सवाल दिया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वैल्यूज यही थी लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही था। ये उन्होंने डिफरेंट बल्ब दिए हुए थे, उसने ये बल्ब देकर पूछा था ये सारे बल्ब जो हैं इन बल्ब में से, उसने ये नहीं बताया था सीरीज में लगे हैं, उसने खाली ये बोला था कि बल्ब हैं और इन बल्ब्स की ये पावर है, ये वाली पावर है। और उसने ये नहीं कहा हुआ था सीरीज में ये पैरेलल में, उसने कहा था बस बल्ब्स हैं, बताएं कौन सा ऐसा बल्ब है जिसकी लीस्ट रेजिस्टेंस होगी। यानी उसने खाली ये पूछा हुआ था कि आप इन गिवन बल्ब में से बताएं किस बल्ब की लीस्ट रेजिस्टेंस होगी। तभी हमारा क्या डिसाइड हुआ है कि बल्ब सीरीज में लगे हुए हों या पैरेलल में लगे हुए हों, उनकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसी फार्मूले से निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी ना, तो उस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस P1 वाले की पावर सबसे कम है, रेटेड पावर, आर लिख दूँ छोटा सा, रेटेड, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको समझ आ गया कि P1 वाला जो बल्ब है, P1 वाला जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस सबसे क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। सेम केस अब ये तीनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हों या बच्चों ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हों, जो ये P1 वाला होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, थोड़ा कंसेप्ट आपका मैं ठीक करवा दूँ ना पिछला। अब मसला ये है कि हमें पता है कि अगर ये तीनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में जो पावर होगी और ब्राइटनेस का इन्वर्स रिलेशन है, तो हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, इसकी ब्राइटनेस क्या होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछले सवाल के साथ मिक्स ना कर जाना सर, उसमें तो P3 की मैक्सिमम थी, तो वो तो यार डिपेंड करता है ना आपका ऑर्डर कौन सा गिवन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है इन्वर्स रिलेशन है, इसकी पावर कम, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। अब हमने एक और नया इशू क्रिएट कर लिया साथ में कि जो पावर सी मीन कंज्यूम का ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
अब पावर कंज्यूम्ड किधर से निकालते हैं? पावर कंज्यूम्ड यूजुअली हम इस फार्मूले से निकालते होते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से, यानी किसी बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम्ड करनी है वो इस फार्मूले से निकालेंगे। मुझे बताओ, ये तीनों अगर सीरीज में लगे हुए हैं, अगर ये तीनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या होगा? इन सब में करंट कांस्टेंट हो गया। पावर कंज्यूम इस फार्मूले से निकालेंगे, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, सब में करंट सेम हो गया। अब मुझे बताओ कि पावर कंज्यूम जो है सीरीज में करंट पे तो डिपेंड कर नहीं रही, सब में करंट सेम है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसमें पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा नहीं होगी। तो सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं कि जो P1 वाला है इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। अगर इस P1 वाले की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो इसमें पावर कंज्यूम्ड भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो मैंने यही तो बोला है ना, जिसकी पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब आपको डाउट होगा कि सर अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें तो फिर कैसे पता चलेगा कि पावर कंज्यूम्ड किसकी ज़्यादा है? ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब एमसीक्यू आता है तो अक्सर, अच्छा जब सवाल में सिंपल पावर लफ्स यूज़ हो जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन लेना नहीं इनवर्स? जब सिंपल पावर वर्ड यूज़ होगा तो फिर हमेशा वो पावर रेटेड ही होगी, मतलब रेटेड पावर होगी, उसमें सीरीज में उसका इन्वर्स रिलेशन और पैरेलल में ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट होगा जब सिंपल पावर वर्ड यूज़ होगा। अगर पावर रेटेड यूज़ हो जाए फिर भी वही सिंपल पावर काउंट होगी। पावर कंज्यूम्ड स्पेशल केस है, जब वो बोलेगा तो पावर कंज्यूम्ड की हम बात करेंगे। हम उसी वही बल्ब तीनों ले रहे हैं ऊपर वाले में, ये 10 वाट का, ये 15 वाट का और ये 20 वाट का, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि पैरेलल सर्किट में क्या इन सब में करंट सेम फ्लो करेगा? ये तो डिसाइड हो चुका है ना कि इसमें P1 वाले की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि वो तो जनरल फार्मूले से डिसाइड होता है। रेजिस्टेंस जो, ये कौन सी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है? ओरिजिनल ना। तो यार देखो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो होती है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको सीरीज़ में लगाएं आप उसको पैरेलल में लगाएं, वो तो ओरिजिनल है, वो तो मैक्स, जिसकी ज़्यादा है बस ज़्यादा होगी। तो P1 की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। अब मसला ये है कि सीरीज में करंट बाउंड था कि सब में करंट सेम गुजरे। क्यों बाउंड था? करंट के फ्लो करने का एक पाथ था। यहाँ पर पैरेलल में तो करंट किस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से खुद को एडजस्ट करेगा? आर का और आई के इन्वर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। कल भी बात हुई थी कि जिस तरफ रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उस तरफ करंट ज़्यादा होगा। अब मुझे बताओ कि जो P1 वाला है, P1 वाले की क्या मैक्सिमम है? रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। P1 वाले की पैरेलल में, ये तो पहले डिसाइड कर रहा हूँ पैरेलल में ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी पावर ज़्यादा है ना, इसकी P3 की पावर ज़्यादा है तो पैरेलल में इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। इसका मतलब है कि इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है। अगर इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है तो इस बात का मतलब क्या है? जिसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है उस बात का मतलब ये होता है कि अब इसके अक्रॉस पावर कंज्यूम्ड क्या आनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि क्या इसके अक्रॉस पावर कंज्यूम मैक्सिमम आ रही है या नहीं आ रही ना। और अभी हमारी बात ये हो रही थी कि पावर कंज्यूम का जो फार्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, यानी पावर कंज्यूम्ड आई स्क्वायर आर होती है। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों बल्ब में से P1 की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और P3 जो है उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से करंट डिवाइड होगा, P3 की जो रेजिस्टेंस सबसे कम है, रेजिस्टेंस कम है तो इसकी तरफ करंट ज़्यादा आएगा। P3 की रेजिस्टेंस कम है तो इसकी तरफ करंट ज़्यादा आएगा। अब पावर कंज्यूम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक करंट पे और एक रेजिस्टेंस पे। अब हमें पता है कि जो P3 है उसकी रेजिस्टेंस कम है। क्यों कम है वो आपको पता चल गया है, मैन्युफैक्चरिंग फार्मूले से पता चला है। इसकी रेजिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ से करंट डिवाइड इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है लेकिन इसमें करंट तो सबसे ज़्यादा फ्लो कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम रेजिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे या करंट को प्रेफरेंस देंगे? हम उस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे जिसकी बड़ी पावर लिखी होगी, क्योंकि देखें ना इसमें सिंपल लीनियर पावर चेंज हो रही है, करंट के साथ पावर स्केयर के अंदर चेंज हो रही है। करंट अगर डबल हो तो पावर 4 टाइम होगी और अगर रेजिस्टेंस डबल हो तो पावर 2 टाइम होगी। तो मतलब रेजिस्टेंस से पावर पे कम इफेक्ट हो रहा है, करंट का पावर पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि करंट का स्केयर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस कम हो रही है और करंट ज़्यादा हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है करंट ज़्यादा है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? करंट को प्रेफर करेंगे। अगर करंट को प्रेफर करेंगे तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा करंट किस में है? P3 में है।
तो पावर कंज्यूम भी P3 की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी पावर कंज्यूम भी P3 की अगर मैक्सिमम होगी तो वही बात मैंने जो बात की थी, पावर कंज्यूम का ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। मैं थोड़ा डिटेल में चला गया हूँ ताकि आपकी थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने, वैसे मैंने एफएससी में भी ये कंसेप्ट आपको एज इट इज समझाया था। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स आए हैं तो उम्मीद है उनको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जो थिकनेस ऑफ फिलामेंट होती है ना, बल्ब के अंदर जो थिकनेस ऑफ, अच्छा इसमें आप लोगों ने अब याद क्या करना है, लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत को नहीं, आप सिर्फ ये याद रखें कि जो आपके पास पावर कंज्यूम्ड होती है, ये बल्कि जो मैंने पिछले पेज पे बातें लिखी हैं, आप सिर्फ इतना याद रखें, ये वाले कंसेप्ट, पावर कंज्यूम का ब्राइटनेस और डायरेक्ट रिलेशन है। सवाल सीरीज का आ जाए या पैरेलल का आ जाए, वो तो कन्फर्मेशन थी ना, अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो उसके लिए सारी बातें, आप सिर्फ इतना याद रखें, पावर कंज्यूम का ब्राइटनेस का डायरेक्ट रिलेशन। ये फार्मूला दोनों के लिए ठीक है, सीरीज और पैरेलल के लिए। अगर पावर रेटेड आ जाए, जो बल्ब के ऊपर लिखी हुई कंपनी वाले पावर भेजते हैं, उसका ब्राइटनेस साथ इन्वर्स रिलेशन सीरीज में और पैरेलल में डायरेक्ट रिलेशन। मैंने सिर्फ इस बात को कंफर्म करने के लिए पावर कंज्यूम का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ब्राइटनेस का तल्लक असल में पावर कंज्यूम के साथ ही होता है, और सीरीज और पैरेलल में पावर कंज्यूम जो है वो वेरी कर रही होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये जो बल्ब होता है ना, उसका जो फिलामेंट होता है, आपको ने देखा होगा बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट होता है ना, इसकी ये जो चीज़ है ना, इसकी बात हो रही। थिकनेस मतलब इसके एरिया की बात कर लेते हैं ना, थिकनेस एरिया ही ले लें। आप लोगों ने चीज़ याद रखनी, कोई भी जो बल्ब होता है ना, उसकी जो पावर होती है, ये पावर रेट, सिंपल जब भी मैं पावर लिखूंगा, बार बार मैं रेटेड वर्ड नहीं लिखूंगा, वो पावर रेटेड ही होगी। उसका जब कंपनी वाले बना रहे हैं, उसका फिलामेंट के एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि जिन बल्ब्स की पावर ज़्यादा लिखी होती है ना, उनका जो फिलामेंट होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब है वो थोड़े थिक उनका फिलामेंट होता है। तो जिस बल्ब का एरिया जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसके फिलामेंट की थिकनेस भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तभी ये जो सवाल हम ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, P1 P2 P3 P3, अगर आपको सपोज करें ये सवाल आ जाता है पेपर में, वो कहते हैं ये 3 बल्ब्स हैं, बताएं इनमें से किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, उसका फिलामेंट सबसे ज़्यादा थिक होगा। फिलामेंट सबसे ज़्यादा थिक, ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना ये वाला, ये डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई करेंगे। जिसकी इन तीनों में पावर ज़्यादा है, उसका फिलामेंट जो होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैं ऊपर से एरो लेकर आया हूँ। A3 जो होगा वो ग्रेटर होगा A2 से, A2 ग्रेटर होगा किससे, A1 से। आप थिकनेस कह लें या इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नाम दे लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक दो और पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने, वो पॉइंट अपने पास लिख लें कि नो इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, ये बस पॉइंट नोट कर, नो इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल। याद रखना है, पैरेलल में अगर हम नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज कर दें ना, तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हम पैरेलल में बल्ब को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। लेकिन आप लोगों ने यही बात सीरीज़ के लिए लिखनी है कि सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा कि सीरीज सर्किट में अगर आप नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज कर देते हैं, एन मीन नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर आप सीरीज सर्किट में नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज करते हैं, तो जितने भी बल्ब्स होंगे, हर बल्ब की ब्राइटनेस पहले से कम हो जाएगी। तो सीरीज़ में क्या हुआ, सीरीज़ में अगर आप नंबर ऑफ बल्ब्स को बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो क्या मैंने बताया कि पैरेलल में, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में उसी बात को लिखूँ इसी तरह, पैरेलल में अगर हम नंबर ऑफ बल्ब्स को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या नंबर ऑफ बल्ब्स को डिक्रीज़ करते हैं, एक ही बात है। पैरेलल में नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, तो जो ब्राइटनेस होगी ना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी जो ब्राइटनेस होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ब्राइटनेस उनकी रिमेन सेम रहेगी। एक और पॉइंट अपने पास लिख लें
देखिए अगर सीरीज में, बल्कि इसको पहले समझ लें, ये कुछ बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं ना। अब सीरीज में आपको पता है करंट के फ्लो करने के एक ही पाथ होता है, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब। अब सपोज करें इनमें से अगर ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ये वाला बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, तो फ्यूज़ होने का मतलब क्या होता है कि इससे सर्किट ब्रेक हो गया, या मैं फिजिक्स का वर्ड लिखूँ तो सर्किट ओपन हो जाता है। मतलब सर्किट, अब ये बल्ब जब फ्यूज़ हो जाएगा तो ये आगे करंट को पास होने नहीं देगा। तो सीरीज सर्किट में होता ये है कि अगर आप किसी बल्ब को रिमूव कर दें दरमियान से, बल्ब को रिमूव करने का मतलब क्या है कि ओपन सर्किट हो जाए, या बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, उस केस में जो बाकी बल्ब होंगे वो ऑफ हो जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सीरीज सर्किट में अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो बाकी जो बल्ब होंगे, इन बल्ब ने फिर क्या हो जाना है, ऑफ हो जाना है। इसको फिर अपनी वर्डिंग में जैसे चाहे लिख लेना, ठीक है। सीरीज सर्किट में जितने भी बल्ब लगे हुए हो, अगर कोई भी बल्ब आपका क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, तो फिर बाकी बल्ब ने क्या हो जाना है, ऑफ हो जाना है। तो अगर ये P1 फ्यूज़ हो गया तो ये दोनों ऑफ हो गए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जिन बच्चों को समझ आ रही है बात, ये सपोज करें एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये आपका तीसरा बल्ब। ये बात तो आपको मेरी समझ आ रही है ना कि मैं इतना सर्किट बनाता हूँ, अदरवाइज ये सर्किट यूँ कंप्लीट होता है। वो अंडरस्टूड है बच्चों, बैटरी लगी हुई है, अब बार बार बैटरी लगाने का फ़ायदा तो नहीं है। ये बल्ब P1, ये बल्ब P2, ये बल्ब P3, P1 फ्यूज़ हुआ तो ये दोनों ऑफ हो गए। अब अगर आपको सवाल आ जाए कि आपका P2 जो है वो फ्यूज़ हो गया, अगर P2 फ्यूज़ हो गया तो अब कौन सा ऑफ होगा, P3 तो ऑफ होगा। क्या P2 ऑफ, P1 ऑफ होगा, P1 भी ऑफ होगा। क्योंकि वजह यह है कि ये तो नहीं करंट यहाँ तक जा रहा है, करंट तो तब हम वर्ड बोलते हैं जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तो उसको करंट बोलते हैं। तो सीरीज में कोई भी बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ऑर्डर शॉर्डर का कोई चक्कर नहीं होता, कोई भी बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो बाकी बल्ब जो होंगे वो सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये स्टार्ट वाला इन्होंने फ्यूज़ किया है तो बाकी दो ऑफ हुए हैं, अगर ये फ्यूज़ करेंगे तो ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। इस तरह की डायग्राम डिफरेंट बनी हुई आएंगी। सीरीज़ में कोई एक फ्यूज़ हो जाए, बाकी टोटल ऑफ हो जाएंगे। और वजह आपको समझ आ रही बच्चों, यूँ सर्किट सोचो ना, सर्किट यूँ कंप्लीट होता है, पूरा करंट घूम के आता है तब ये जलेगा। ये तो नहीं इधर से करंट यूँ आए तो ये जलना शुरू हो जाएगा, जब ये करंट यूँ घूम कर आएगा फिर इसने ऑन होना है, अदरवाइज इसने ऑफ ही रहना है। तो मतलब ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। आपको बात मेरी समझ आ गई। अगर बच्चों हम यही बात पैरेलल में कर लें, सपोज करें कुछ बल्ब्स हैं, ये एक बल्ब है, एक और बल्ब लगा लेते हैं। अब ये जो बल्ब्स हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में पता है ना करंट के फ्लो करने का एक पाथ नहीं होता, पैरेलल में करंट के फ्लो करने के नंबर ऑफ पाथ होते हैं। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब इसमें से ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, पैरेलल में कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो क्या होगा, वो तो फ्यूज़ हो गया, इसमें से करंट गुजरेगा नहीं, इधर जाएगा, इसका भी करंट गुजरेगा, इधर जाएगा, इनका पाथ तो अपना कंप्लीट रहा ना। इधर भी करंट आ रहा है, इधर आया, इधर इधर इधर, यूँ करंट इनका तो जा रहा है ना, करंट ऊपर करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी इनमें से एक फ्यूज़ हो जाए, पैरेलल में कोई से भी एक फ्यूज़ हो जाए, तो जो फ्यूज़ होगा उसमें तो बंद हो जाना है, लेकिन बाकी जो बल्ब्स होंगे वो आप लोगों के ऑन ही रहेंगे। तो पैरेलल में होता ये है कि अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो उससे बाकी बल्ब्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बल्ब्स होते हैं वो बच्चों आप लोगों के उसी तरह ही ऑन रहते हैं, ठीक है। कुछ इसके बेसिक MCQ वगैरह आप देख लेते हैं, जो वर्डिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने यही लिखवाया था, ये अच्छा MCQ है जिस टॉपिक को कवर कर लेता है। ए 220 वोल्ट एंड a 220 volt and 100 watt bulb is connected to a 110 volt supply कह लें, सोर्स कह लें, बैटरी कह लें, बात एक ही होती है। a 220 volt 100 watt bulb is connected to a 110 volts सोर्स या सप्लाई। कैलकुलेट, तो आपसे कह रहे हैं कि पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करें। असल में ये जो शुरू में डाटा आपको गिवन है ना, ये जो गिवन है कि 220 वोल्ट वोल्टेज थी और वो 100 वाट का बल्ब था, इसी को हम उसकी रेटिंग ऑफ बल्ब बोलते हैं ना, ये बल्ब की रेटिंग है। सॉरी 220 वोल्ट 100 वाट था ना, ये तो सॉरी 100 वाट। तो ये जो ओरिजिनल डाटा होता है ना किसी भी बल्ब का, मतलब कंपनी वालों ने इस बल्ब को 100 वाट डिक्लेयर किया है,
कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो ये इस बल्ब की रेटिंग गिवन है, मतलब अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट देंगे तो कितनी पावर जनरेट करेगा, 100 वाट पावर का होगा ये, ठीक है ना। ये इसकी रेटिंग गिवन है। रेटिंग सिंपल वर्ड लिख लें या रेटिंग ऑफ बल्ब लिख लें, बात एक ही है। अब उसका सवाल ये है कि कंपनी वालों ने 220 वोल्ट पे उसको डिज़ाइन किया है और वो 100 वाट दे रहा है। कहते हैं कि अगर हम उसकी वोल्टेज 110 वोल्ट कर दें तो अब उसकी पावर आप बताएं कितनी होगी। तो देखिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए। हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू V²/R होता है। तो आप इस बल्ब को वोल्टेज कम दें या वोल्टेज ज़्यादा दें, इस बल्ब की जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी वो तो फिक्स होगी ना, यानी बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहती है। तो जो पावर है उसका फिर V के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बहुत आसान सवाल है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपसे कोई पावर वगैरह पूछेगा तो आप लोगों ने देखना है कि रेजिस्टेंस को आप नहीं छेड़ेंगे, बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। अब ये देखिए कि वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ा है। वो बल्ब था 100 वाट दे रहा था 220 वोल्ट पे, आप लोगों ने इसकी वोल्टेज कर दी 110 वोल्ट। सादा लफ्ज़ों में 110 वोल्ट का मतलब यह है कि आप लोगों ने वोल्टेज को कर दिया हाफ, यानी आप लोगों ने इसकी वोल्टेज को हाफ कर दी है। वोल्टेज जब आप लोगों ने हाफ किया है तो जो पावर होगी बल्ब से वो पहले से कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। यानी वोल्टेज अगर हाफ हुई है, 220 से 110 का मतलब वोल्टेज हाफ हुई है, तो पावर ने 4 टाइम होना है। अब पहले पावर थी कितनी, 100 थी ना, बाय 4 करेंगे तो जो न्यू पावर होगी, अब जगह नहीं इसे मजबूरन इधर लिख रहा हूँ, तो उसकी न्यू पावर विल बी 25 वाट। पावर वो जो कंज्यूम करेगा वो 25 वाट होगी। कुछ लोग जो हैं इस क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करवाते हैं, पहले वो इस पावर को P1 लिखते हैं, इस पावर को P1, ये वोल्टेज V1 और रेजिस्टेंस को वो R ही लिखते हैं, P1 V1 R। वो इस फार्मूले से बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, बल्ब की ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर दोबारा फार्मूला लगाते हैं P2 V2 डिवाइड बाय R, क्योंकि R तो दोनों केस में सेम है। तो फिर उनको जो न्यू वोल्टेज होती है वो 110 लिखते हैं, उसकी न्यू वोल्टेज को यहाँ पुट करते हैं, तो फिर ये वाली पावर आ जाती है। तो आप जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन मुझे ये आसान लगा है कि इसमें आप इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इस तरह करने ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके सॉल्व करवाते हैं। उस तरह भी आप एक दफ़ा वैसे चेक ज़रूर कीजिएगा। इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालना P1 V1 डिवाइडेड बाय R, R निकल आए, फिर दोबारा फॉर्मूला P2 V2 ओवर R। अब P2 पता नहीं है ना, V2 तो पता 110 ओवर R, जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस आएगी डिवाइड करना, तो आंसर 25 ही आएगा। तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेना आप दोबारा उस मेथड से भी। इससे ये होता है ना कि थोड़ी बहुत आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि जो मेथड आप लोगों ने यूज़ किया है वो ठीक है। एक आधी दफ़ा मैंने नम्स में देखा कुछ इस तरह का भी सवाल आया हुआ होता है, मतलब ये जो बल्ब अभी हम लोगों ने लिखा है ना, इन बल्ब्स की रेटिंग आपको गिवन होती है। सपोज करें आपको यूँ गिवन है कि बल्ब की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट गिवन है, ये वाला ले लेते हैं, और बल्ब 100 वाट के। इसको मैंने क्या बोला, बल्ब की रेटिंग गिवन है। पहले भी बात हुई है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास रेटिंग ऑफ बल्ब है ना। अब उसका क्वेश्चन ये है कि बल्ब विल फ्यूज एट। ये बहुत आसान सा सवाल होता है कि आपको बल्ब की रेटिंग गिवन होती है और आपसे पूछता है बल्ब विल फ्यूज एट। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा 220 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे फ्यूज़ हो जाएगा। बल्ब 200 वोल्ट पे फ्यूज़ हो जाएगा, या 225 वोल्ट पे फ्यूज़ हो जाएगा। वैसे फ्यूज़ निकालने का अपना एक्चुअल मेथड तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे कोर्स का वो डायरेक्ट पार्ट नहीं है। तो उसका शॉर्टकट यही बनता है कि जब आपको बल्ब की रेटिंग गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए बल्ब किस वोल्टेज पे फ्यूज़ होगा, तो जो उसकी रेटिंग वोल्टेज आपको गिवन होती है ना, उस रेटिंग वोल्टेज से अगर आप थोड़ी सी भी वोल्टेज ज़्यादा करोगे, उसकी रेटिंग वोल्टेज से आप थोड़ी सी भी वोल्टेज ज़्यादा करोगे तो उस बल्ब ने फ्यूज़ हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बल्ब की हम बात कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग जो कंपनी बनाया है 220 वोल्ट पे, वो 220 वोल्ट से ऊपर फ्यूज़ किसी भी वोल्टेज पे हो जाएगा, लेकिन 220 पे वो सस्टेन करेगा, इस पे फ्यूज़ नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। 220 से कम है, ये भी 220 से कम है, तो इस पे फ्यूज़ होगा। तो कोई भी वोल्टेज जो 220 से ज़्यादा होगी उस पे उस बल्ब ने जो है वो फ्यूज़ हो जाना। इसकी चीज़ याद रखनी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आया तो अभी तक मतलब ईटा वगैरह में तो आया हुआ है, लेकिन एमडी कैट में नहीं आया हुआ, जिसके आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं लास्ट ईयर वाले करवा देता हूँ। ए हाउस वाइफ यूजेस 100 watt bulb. A housewife uses 100 watt bulb for 8 hours. For 8 hours, 8 घंटे के लिए इसने यूज़ किया। For 8 hours a day. A housewife uses 100 watt bulb for 8 hours a day. The total cost for the month of June. The total cost for the month of June on monthly bill at a rate of 5 rupees per unit will be। पर यूनिट वैल्यू थोड़ा सा मेथड है वो आप लोगों ने समझना है। ऑप्शन लिखने तो लिख सकते हैं। उनका जो मंथली बिल आएगा वो 100 रुपीज़ आएगा, 200 रुपीज़ आएगा, 120 रुपीज़ होगा या 150 रुपीज़ उनका बिल आएगा। अच्छा, ये सवाल इस तरह आप समझें कि ये आपका सवाल ये है कि आप लोगों ने मंथली बिल कैलकुलेट करना है कि मंथली बिल कितना आएगा ना। और आप इसमें देखें कि जो यूनिट है ना, मंथली बिल एट ए रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट एक यूनिट 5 रुपए की। अब तो पता नहीं पाकिस्तान में 18-20 रुपए की यूनिट हो चुकी है। अच्छा, 5 रुपए की एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब क्या है ना, यूनिट का मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो होती है ना, 1 किलोवाट आवर एनर्जी को यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी के जो वापडा वाले आप पैसे चार्ज कर रहे हैं वो 5 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो 5 रुपीज़ की है। तो ये जो यूनिट होती है ना, यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी की प्राइस को यूनिट बोलते हैं, वो 5 रुपीज़ की है। क्वेश्चन उसका ये है कि एक हाउस वाइफ ने, कोई खातून है, उसके घर में एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी पावर 100 वाट है और वो 8 घंटों के लिए रोज़ाना बल्ब को ऑन रखती है एक दिन के अंदर, ठीक है। द टोटल कार फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, जून ना भी लिखो ना, फॉर मंथली बिल लिखा होता है ज़्यादातर। तो मंथली बिल हम 30 डेज ही लेते हैं। वो ना सोचिएगा सर कुछ मंथ 28 के होते हैं, कुछ 29 भी होता है, वो लीप ईयर में 30 होते हैं, कुछ 31 होते हैं। तो बिल जब निकालना होता है तो हम 30 डेज के हिसाब से ही निकालते हैं। मसला ये है कि आप लोगों ने ये जो आपको पावर टाइम वगैरह गिवन है ना, आप लोगों ने इस पावर और टाइम को जो है यूज़ करके इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। और 1 किलोवाट आवर 5 रुपीज़ की इक्वल होगा। तो मतलब आप लोगों ने ये जो आपको जो भी डेटा गिवन होगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि बल्ब की बजाय फ़ैन आ जाए, उस फ़ैन की पावर गिवन हो और उस फ़ैन का ड्यूरेशन गिवन हो, कितने घंटों के लिए वो रोज़ाना ऑन होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस पावर और टाइम को कैलकुलेट करेंगे और इसको ट्रांसफार्म करेंगे किलोवाट आवर में। मैं आपको बात समझाता हूँ, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखो, पावर का फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक ही बात है। वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। मुझे एनर्जी चाहिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझ लेना। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इनटू टाइम होता है। मैंने खुद ही एनर्जी लिखी है क्योंकि एनर्जी होती है। वर्क भी लिख सें, डब्ल्यू भी लिख सें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पावर बचो कितनी है बल्ब की, 100 वाट। दोबारा सुने, यहाँ पर पंखा हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी लिखा हो उसकी पावर लिख सें। अब देखिए कितने टाइम के लिए वो ऑन हो रहा है, कितने टाइम के लिए ऑन हो रहा है, 8 आवर। आवर पूरा आवर लिखना। अब मसला ये है कि जो बिल उनको आना है, ये तो उसने 100 वाट का बल्ब 8 घंटे एक दिन में जलाया है ना, 8 घंटे एक दिन में जला है। बिल एक दिन का आना है, 30 दिनों का आना है, 30 दिन का आना है। तो 30 दिन में टोटल कितना जला होगा, 30 इंटू 8। पावर टाइम 8 आवर एक दिन का है, बिल एक दिन का नहीं आता, बिल 30 दिन का आता है। तो मल्टीप्लाई बाय 30। 30 किस वजह से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 8 आवर्स 1 डे में जला है। तो 30 डेज में कितना जला होगा, 30 इंटू 8। अब देखिए मसला ये है कि ये आपके पास पावर वाट है। हमें मसला ये है कि हम लोगों ने इसके किलो वाट आवर बनाने हैं। वाट भी है, आवर भी है, किलो नहीं है इसके साथ। वाट भी है, आवर भी है, किलो नहीं है। तो ऊपर भी किलो लिख सें और नीचे भी किलो लिख लगा दें। किलो का मतलब 1000 होता है, ऊपर मैंने किलो लफ्स लिख सी है,
नीचे मैंने 1000 उसकी जगह लिख दिया, किलो ओवर किलो समझ लेना। देखो ज़रा, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो अच्छा हो गया। 8 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो बल्ब एक महीने में, वो 24, अगर ध्यान देखना, ये वाला किलो, ये वाला वॉट और ये वाला आवर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बल्ब है वो 24 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक दिन के, सॉरी एक महीने में। कोई भी सवाल आ जाए आपको इसी तरह का ही डेटा गिवन होगा। आप लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें गिवन होंगी उसको यहाँ लिखें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखने के बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या निकल आएगी? उसकी एनर्जी निकल आएगी जो उसने एक मंथ में कंज्यूम की है। आपको पता चल गया 30 क्यों लिखा है, और आपको ये भी पता चल गया किलो से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी क्यों किया है। अच्छा, अब अगर इतना सवाल आ जाता है कि बताएं कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, तो मैंने क्या बताया था कि किलो वाट आवर के साथ जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा वो यूनिट्स होंगी। तो 24 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, इतना भी सवाल आता होता है वैसे कि बताएं इस केस में कितनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी। 24 यूनिट्स कंज्यूम हुई होंगी, ये लिखा हुआ है ना 24। ये बिल बनाने का तरीका तो ये है ना, तो अब लिखो इधर कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, 24 किलो वाट आवर, यानी 24 इधर लिख दिया, इधर 24 लिखा है तो उधर भी 24 लिख दो। 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये बन जाएगा 120 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, उम्मीद है आपको आइडिया हो चुका होगा बिल कैसे बनाना है। लेकिन सपोज करें हमारा सवाल इस तरह का आ गया है कि उसमें उस खातून को गर्मी लग गई है, गर्मियाँ लग रही हैं उसे, उसने बल्ब के साथ साथ गर्मियों में साथ में पंखा भी ऑन कर लिया। सपोज करें ना सवाल इस तरह का आ गया, उसने फ़ैन भी ऑन किया है। सपोज कर लेता हूँ जो फ़ैन है उसकी पावर आपको गिवन है, कोई पावर लिख लेते हैं 200 वाट है, और वो फ़ैन को डेली ऑन करती है 2 आवर्स के लिए। अब मसला ये हुआ कि इस सवाल में दो तरह के डिवाइसेस लगना शुरू हो गए। उसने घर में बल्ब भी लगा लिए है, खर्चे करने लगी है वो, और उसने साथ में फ़ैन भी लगा लिए, और फ़ैन वो 200 वाट का उसका फ़ैन है, वो 2 आवर्स के लिए ऑन होता है। तो इकट्ठा भी सवाल हल हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये आपको समझ आ गया ना, बस आप इसकी एनर्जी के साथ E1 लिख दें, इसकी यूनिट्स बन गई, E1 लिख दें। अब इस तरह इस सवाल को दोबारा हल करो, इसकी जगह पर P प्राइम, इसकी जगह पर T प्राइम, उधर उसी तरह 30 नीचे 1000 ऊपर किलो। इसकी भी आप क्या निकाल लो, E2 या E2 एनर्जी अलहदा से निकाल लो, वो निकल आएगी, जिस तरह उसकी निकली इस तरह इसकी भी निकल आएगी। अब आपका दो तरह की एनर्जीज आ गई, इस बल्ब की आ गई और एक फ़ैन की आ गई। तो एंड वाले स्टेप में क्या करो, E बना लो, और E कैसे बनेगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी फाइनल यूनिट्स आएंगी उसके ऊपर फिर ये वाला सारा प्रोसेस अप्लाई कर देना। समझ आएगी बात कि अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए हो तो आप दोनों कंपोनेंट्स को, वैसे सवाल एक ही आता है, अगर आज ही दो का तो मसला कोई नहीं, आप अलग-अलग हल कर लो, इसकी अलग से एनर्जियाँ बना लो, इसकी अलग से एनर्जी बना लो। इसकी 24 आई है, सपोज करें इसकी 16 आ गई है, 16 आ गई है ना, तो आप क्या करोगे, 24 प्लस 16 40। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 24 किलो वाट आवर की बजाय 40 किलो वाट आवर इक्वल टू 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस तरह बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी एक से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स आ जाएँ जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हों, तो उसको फिर आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आसान सी बात है, इसमें उम्मीद है किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर बच्चों हम इसमें बात करते हैं तो अच्छा बच्चों, आज अब हम लोगों ने जो बात पढ़नी है वो हम ईएमएफ के ऊपर बात करेंगे कि ईएमएफ क्या होती है एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस पर बात करेंगे। कुछ बातें करने से पहले थोड़ी सी बात हम सेल या बैटरी के ऊपर कर लेते हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे कि सेल या बैटरी क्या चीज़ होती है। देखिए सेल या बैटरी, इस सेल की सिंबल तो हम ये बनाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये सेल है। बैटरी में हम ये करते हैं कि एक से ज़्यादा इस तरह के बना देते हैं ना, यानी अगर एक से ज़्यादा ये बने हुए हों तो ये वो सिंबल होगी आपकी किसकी, बैटरी की सिंबल होगी। तो हम बात कर रहे हैं सेल या बैटरी के बारे में ना। पहली चीज़ जो आप लोगों ने इसके बारे में याद रखनी है, आपको पॉइंट्स आते हैं, अगर किसी बच्चे की इलेक्ट्रिसिटी बहुत वीक है मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, तो पहला पॉइंट वो अपने पास नोट कर लें कि सेल काम क्या करता है ना। अक्सर लोग समझते हैं कि सेल को जब सर्किट में लगाएंगे तो सेल जो होगा वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, यानी सेल चार्ज प्रोड्यूस करेगा। जिस बात को ठीक कर लें, जो सेल होता है वो डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। यानी सेल कहने या बैटरी कहने की बात है, ठीक है। वैसे एक से ज़्यादा सेल हो तो उनको बैटरी बोलते हैं इन जनरल।
तो सेल जो है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, तो फिर सेल क्या करता है, इसको ज़रा अपने पास लिख लें। आप लिख लें कि सेल जो होगा, सेल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोड्यूस तो नहीं कहना चाहिए मुझे, सेल प्रोड्यूस भी लिख लें, खैर है, सेल प्रोवाइड लिख लें, सेल प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल होता है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि सेल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सर्किट एलिमेंट्स, टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। जो सेल होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। मतलब सर्किट में जब हम सेल लगाते हैं तो सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि सेल क्या करता है कि उसके सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं, सर्किट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, आपका बल्ब लगा हुआ है, आपका फ़ैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है ना, उन सब को इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी। एनर्जी किस तरह प्रोवाइड करेगा कि सेल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी लेकर चलना शुरू हो जाएगा। जब वो बल्ब में से गुजरेगा, फ़ैन में से गुजरेगा या टीवी में से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उनको एनर्जी देता जाएगा। तो सेल बेसिकली क्या कर रहा है कि सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन जाकर किसको ट्रांसफ़र कर देता है, सर्किट एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। बस ये दो मेन पॉइंट्स आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। एक और भी लिखना है तो लिख लें कि जो सेल है वो क्या करता है, मेंटेन्स, सेल मेंटेन्स है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सर्किट में लगाते हैं तो ये क्या करता है, मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द चार्ज, या इलेक्ट्रॉन भी साथ में लिख रहे हैं क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन की फोकस कर रहे हैं, मैटर पढ़ रहे हैं। टू मूव इन द सर्किट, टू मूव इन द सर्किट, ये अपने पास लिखा है। अच्छा, मैंने ये लिखा है कि हमारी बुक में वैसे ये लफ्ज़ यूँ नहीं लिखा हुआ, हमारी बुक में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है सेल के बारे में कि सेल क्या करता है। हमारी बुक में लिखा है सेल मेंटेन्स ए, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कि सेल को जब भी सर्किट में लगाते हैं तो सेल उस सर्किट में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना देता है। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा है ना कि सेल मेंटेन एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, तो वो इस बात को यूँ सोचो, जब हम किसी भी सर्किट में सेल लगाते हैं, उस सेल लगाने से जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले लें तो उन इलेक्ट्रॉन पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो सेल मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि जब सेल सर्किट में लगाते हैं तो सेल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस लफ्ज़ ना समझ आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, वो हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन पर क्या लगी, फोर्स लगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, या वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, वो फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट, कि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। हम लोगों ने पढ़ा था, मैं इसकी डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि अब आपको याद हो चुकी होंगी, E इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है ना, तो चार सर्किट में मूव करेंगे। तो मैं बात ही कर रहा था, हमारी बुक में लफ्ज़ लिखा है कि सेल मेंटेन एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, सेल आप मार्केट से लेकर आए, मैं वैसे कांस्टेंट लिखता नहीं होता, अब सेल मार्केट से लेकर आए, सर्किट में लगा दिए। अब सेल का जो अपना पोटेंशियल है वो ये तो नहीं कि फॉर एवर कांस्टेंट रहेगा, उसका अपना पोटेंशियल, उसके अंदर जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो केमिकल यूज़ होता जाएगा, तो उसका अपना पोटेंशियल ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो हमें ये कहना नहीं चाहिए कि सेल मेंटेन है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बजाय इसलिए मैंने वर्ड को पहले लिखा भी नहीं, मैंने लिख दिया है कि सेल मेंटेन है पोटेंशियल डिफरेंस ना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। लेकिन आपको क्लियर हो गया है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल जब यूज़ हो रहा होता है तो उसका अपना पोटेंशियल भी तो कम हो रहा होता है ना। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेंटेन है कांस्टेंट। अभी आपको सेल का थोड़ा सा पता चल गया कि सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल जब सर्किट में लगाते हैं तो सेल क्या करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रखता है, या सादा लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पर फोर्स लगती है और चार्ज सर्किट में मूव करते हैं। ये सेल के फंक्शन है। अगर आपको कभी एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा ऑप्शन सेल के लिए करेक्ट है तो आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि एक सर्किट में बना लेता हूँ, कोई एक सर्किट बनाता हूँ, ये एक सर्किट है, ये रजिस्टर है,
इसके अंदर ये सपोज करें एक सेल लगा हुआ है और ये इसमें स्विचेस में लगा दिया। अब हम कहते हैं कि इस सर्किट में हम, क्योंकि वैसे जो जनरली मूव करते हैं ना मेटल में, वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में जो ट्रेंड है वो कन्वेंशनल करंट का है, तो मैं नॉर्मली कन्वेंशनल करंट ही ले रहा था। जब मैंने स्विचेस क्लोज किया तो इसमें मैं कन्वेंशनल करंट ले रहा हूँ, और कन्वेंशनल करंट आपको पता है ड्यू टू मोशन ऑफ कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी की वजह से होता है। अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आउटसाइड द बैटरी या एक्सटर्नल सर्किट में हाई टू लो होती है, लेकिन विद इन द बैटरी जो होती है वो उसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो लो टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल बनेगी, यानी विद इन द बैटरी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई होगी ना। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगी चार्ज पर वो लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई की तरफ लगेगी। अब हाई की तरफ खुद तो ये जा नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस तरफ खुद जा नहीं रहा। तो असल में अगर मैं बैटरी मैकेनिज़्म की बात करूँ ना, बैटरी मैकेनिज़्म लफ्ज़ का मतलब ये है कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा होता है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद आपको याद होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर शायद केमिकल सेल वगैरह पढ़े होंगे ना, जिसमें आप लोगों ने गैल्वानिक सेल पढ़ा होगा, ये केमिकल सेल पढ़े होंगे। तो बैटरी के अंदर जो हो रहा होता है ना वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। गैल्वानिक सेल में वैसे इसकी काफ़ी डिटेल है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री में उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते होते थे एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ये वैसे केमिस्ट्री की बातें हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया कि बैटरी मैकेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है सेल के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। पता नहीं, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती थी और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती थी, वही सब कुछ इधर बैटरी के अंदर भी हो रहा है। खैर हम इधर अपनी बात से हट जाएंगे। तो मैं अब बस इतना याद रख लें कि बैटरी मैकेनिज्म की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। थोड़ी सी केमिस्ट्री है ये, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से हो ये रहा होगा। ओवरऑल इस सारी चीज़ की समरी ये बनेगी कि जो केमिकल एनर्जी होगी ना बैटरी के अंदर, जो उसकी केमिकल एनर्जी होगी, बल्कि नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इधर बात नेक्स्ट हो जाएगी। तो अभी बस आप नेक्स्ट पेज से इतनी बात को माइंड में रख कर ले आए कि बैटरी के अंदर जो केमिकल है या जो इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन भी केमिस्ट्री में कहते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी होगी उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर वो कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी आपकी सेल या बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इधर ही बना देता हूँ थोड़ा सा पार्ट। अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये जो चार्ज है, ये नेगेटिव लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको आप लोगों ने इस पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है। पॉजिटिव की तरफ तो खुद जा ही नहीं सकता क्योंकि इसको पॉजिटिव आगे से रिपेल कर रहा है। तो असल में इस चार्ज को ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना ये मिलती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस चार्ज को बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये वाला चार्ज लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही बात है ना, जिस तरह ये मार्कर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड खुद नहीं जा सकता, खुद नहीं जा सकता ना, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, तो मैं जितना वर्क डन करूँगा इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये होगा कि ये चार्ज इस तरफ खुद नहीं जा सकता, बैटरी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, और इसको इस तरफ लेकर जा रही है। और ये जो एनर्जी इसको सप्लाई हो रही है चार्ज को, ये एनर्जी जो चार्ज को सप्लाई हो रही है, और कौन सप्लाई कर रही है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी ना, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी। जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है वो एनर्जी उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब सर्किट में वो चार्ज फिर मूव करेगा तो उस एनर्जी को ज़ाया करता हुआ आएगा, यूँ घूमता घूमता बल्ब शलब में गुजर कर जब दोबारा यहाँ पर आएगा तो तकरीबन उसकी फोतगी का आलम होगा, दोबारा बैटरी में ऐसा आएगा, दोबारा बैटरी इसको इधर खींचेगी, वो तो आ नहीं सकता, उसको दोबारा एनर्जी देगी, फिर चला जाए। यूँ समझ लें कि चार्ज के पास कोई बैग है,
उसने यहाँ पर आता है, बैटरी उस बैग के अंदर एनर्जी भर देती है, वो यूँ जाता जाता एनर्जी ज़ाया करता रहता है, करते करते जब दोबारा आता है एनर्जी ख़त्म, दोबारा बैग भरा और दोबारा प्रोसेस शुरू हो गया। तो जब बैटरी में चार्ज गुजरता है और चार्ज इसके लो पोटेंशियल से मूव करके हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है, उस दौरान एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी को अगर हम उस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी बनेगी उसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो जब चार्ज किसी बैटरी में लो पोटेंशियल से एंटर होकर हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है, तो जितनी एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी, कहाँ पर, इस जगह पर, इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, इनको इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, इनको दो टर्मिनल भी बोलते हैं ना, तो वो जो एनर्जी होगी वो बेसिकली उसी एनर्जी सप्लाई को अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसे हम ईएमएफ कहेंगे। तो ईएमएफ आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज है, और ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कब पर यूनिट कब चार्ज कब हो रही है, एनर्जी सप्लाइड कहाँ पर होनी चाहिए, विद इन बैटरी भी वर्ड यूज़ होते हैं, या ये वर्ड भी यूज़ करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल भी वर्ड यूज़ करते हैं, या यूँ भी कहते हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब ये सारा काम अगर विद इन द बैटरी जो हो रहा होता है ना, जितनी एनर्जी विद इन द बैटरी सप्लाई हो रही होती है उसी को हम उसकी ईएमएफ का नाम भी दे रहे होते हैं। तो ईएमएफ आपको समझ आ गया कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है, और कहाँ पर सप्लाई हो रही होगी, जब चार्ज मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब जनरल ईएमएफ को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन विद इन द बैटरी जो होती है वो हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो होती है। तो ये वही बात है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर सवाल कभी जनरल आ जाए तो आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना है कि ईएमएफ कब होगी, जब चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कभी आ जाए नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की बात करें और ईएमएफ को लिंक करें, तो इसमें क्या होगा कि जब चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल से, सॉरी हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, क्योंकि जो चार्ज खुद है वो हमें पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन खुद तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो अगेन इलेक्ट्रॉन को भी उधर जाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इस बैटरी की ईएमएफ हमारे पास आ जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन भी अगेन एनर्जी जब रिसीव कर लेगा तो सर्किट के जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से गुजरेगा, किसी रजिस्टर में से गुजरेगा, किसी बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब में से गुजरेगा तो बल्ब को ऑन करवा देगा एनर्जी देकर, उसको फैन में से गुजरेगा तो फैन को चला देगा एनर्जी देकर। तो इस तरह वो एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम करता है और यहाँ पर एनर्जी अपने पास वो स्टोर कर लेता है। ये छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इलेक्ट्रो ईएमएफ जो होती है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, पूरा नाम ही लिख देना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, ये इसका जो नाम है ना, फोर्स इसके नाम में आता है, ये इसका हिस्टोरिकल नेम है। हिस्टोरिकल नेम का मतलब ये है कि जब ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई ना, तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि शायद ये फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फोर्स इसीलिए कहते हैं कि उनको शुरू में लगता था शायद इस फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर फोर्स जैसी है, बट लेटर ऑन उनको पता चला ये फोर्स नहीं है। तब आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, बल्कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ये तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। इसकी यूनिट क्या बनेगी फिर, ये फोर्स नहीं है, इसलिए इसको न्यूटन में मेजर नहीं पड़े करेंगे, इसकी यूनिट जूल पर कूलम होती है, एंड दिस जूल पर कूलम इज़ कॉल्ड वोल्ट। इस जूल पर कूलम को हम किसका नाम देते हैं, वोल्ट का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ बस आप लोगों ने याद रखनी, जूल पर कूलम इज़ कॉल्ड वोल्ट। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें सुने जल्दी जल्दी से। देखिए, हम मार्केट से सपोज करें आपके जो कोई सेल किसी डिवाइस में आप लोगों ने डाला हुआ, तो वो सेल कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया ना। अब आप दुकान पे गए हैं और शॉपकीपर से एक नया सेल लेकर आए हैं, और उस सेल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा U12 वोल्ट लिखा होता है। तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि सेल जब आप मार्केट से लेकर आते हैं, सेल के ऊपर जो उसके टर्मिनल्स के दरमियान इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो सेल के टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो ये बेसिकली सेल आप मार्केट से लेकर आए हैं, तो कोई भी जो सेल या बैटरी होती है ना, कोई भी सेल या बैटरी होगी, उसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी उसके जो टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड ईएमएफ,
कॉल्ड ईएमएफ इन ओपन सर्किट। ये बात मैं समझा देता हूँ आपको। इन ओपन सर्किट का मतलब होता है जब करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी सेल या बैटरी जो होती है उसके ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, इन टर्मिनल्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ का नाम दे देते हैं। और इसको ईएमएफ का नाम कब देते हैं, जब ओपन सर्किट हो, मतलब करंट फ्लो ना कर रहा हो। मतलब सेल लेकर आए, सेल को भी अपने सर्किट में नहीं लगाया, यूं ही कह लें, तो उस वक्त उसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको फिर हम नाम किसका दे देंगे, ईएमएफ का नाम देंगे। कुछ बच्चे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस बात को यूं लिख लें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स लिख लेना, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग टर्म है ना, फिर हम मिक्स कर जाएंगे। मैं लिखा सेल या बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ इन ओपन सर्किट। तो जो पोटेंशियल, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ अभी, बस आप इसको नोट कर लें कि सेल या बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और सेल इन ओपन सर्किट, ये सिर्फ याद रखें। ओपन सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ कहेंगे। ये बात तो बड़ी आसान सी है ना, एनर्जी सप्लाई पर यूनिट चार्ज। इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सर्किट बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको सही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इस बात को यूँ समझें कि सपोज करें ये मैं एक बैटरी बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ एक और छोटी सी टर्म भी समझ लेना, फिर इकट्ठे सारे में चीज़ें भंडारा बॉक्स खोल देता हूँ। एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी हमारी क्या बात हो रही थी कि जब किसी सेल या बैटरी में, अच्छा अब हम बात है ना कन्वेंशनल करंट की, क्या करेंगे, जब इधर से पॉजिटिव चार्ज इंटर होकर इस तरफ जाता है, क्यों जाता है कि बैटरी उसको एनर्जी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो दरमियान में से किस में चीज़ में से गुजरेगा, इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेगा ना। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेगा तो इलेक्ट्रोलाइट उसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जब वो बैटरी ने उसको एनर्जी दी, ये सब कुछ किधर हो रहा है, विद इन द बैटरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो चार्ज की मोशन को अपोज करेगा। इस अपोजिशन को हम क्या किसका नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है कि बेसिकली अपोजिशन होती है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट between two electrodes to the flow of charge, between two electrodes to the flow of charge। मतलब आप यूँ समझ लें कि जब बैटरी में से चार्ज गुजर रहा होता है, द पोजीशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जब चार्ज इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में से गुजरता है तो जितनी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल उसको पोजीशन देते हैं उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और आप लोगों ने याद रखना है कि ऑल सप्लाईज मीन कि जितने भी सेल या बैटरीज होती हैं, ऑल सप्लाईज मीन जितने भी सेल्स हैं या बैटरीज हैं, हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। मतलब कोई भी सेल या बैटरी ऐसा नहीं है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी बट वेरी स्मॉल होगी। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी होती है लेकिन सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो सिंबल होती है, ये तो मैं समझ आ गया ना, ये दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में इस जगह होनी चाहिए इसको, यानी दोनों के दरमियान में होनी चाहिए। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो नहीं कहना चाहिए, जब हम इसकी सिंबल बनाते हैं तो सिंबल इसकी कुछ यूँ बनती है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ देखने से ये सारी चीज़ होगी। अब जो हम बोलेंगे लफ्ज़ बैटरी के टर्मिनल्स, पहले हम इन दो को टर्मिनल कह रहे थे, अब इसको टर्मिनल नहीं बोलेंगे, अब इसको और इसको टर्मिनल कहेंगे। यानी ये दो बैटरी के क्या हैं, टर्मिनल्स होंगे, यूँ याद रखना। अच्छा मैं समझ आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और वो उसका चक्कर क्या है। अब इसको यहाँ पर शो भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं खुद ही डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको जो वर्डिंग की गलती आप करते हैं वो फिर नहीं करेंगे, इसलिए वो मैंने वो ओपन सर्किट वाली बात पीछे स्टॉप कर दी है ताकि थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बात करने के बाद उस पर फिनिशिंग हो जाते हैं।
अब हमें ये समझ आ गया है कि ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये रजिस्टर आर लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए बात ये है असल में कि अब इस वक्त देखें, ये जो सर्किट मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। इस वक्त स्विच ओपन है, तो ये वाला सर्किट ओपन सर्किट है। आप लोगों का एमसीक्यू जब पेपर में आएगा ना, तो आपका एमसीक्यू आएगा कि ओपन सर्किट में, यानी ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एक एमसीक्यू आएगा। और दूसरा आएगा कि क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट में कि जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाए ना, तो क्लोज सर्किट की अगर बात करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स, ये दो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ओपन सर्किट में इसके ये जो इलेक्ट्रोड्स कह लें या टर्मिनल्स कह लें, इनके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलेंगे। ओपन सर्किट का मतलब तो आपको पता है ना, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट का फ्लो ज़ीरो हो। लेकिन जो क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट का मतलब होता है जिसमें करंट का फ्लो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बस थोड़ा सा आप लोगों ने एक वर्डिंग का डिफरेंस याद रखना है कि ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ईएमएफ, और क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप इतना याद रखना है कि मैं एक बैटरी मार्केट से लेकर आया हूँ, उस बैटरी को मैंने सर्किट में लगाया है और अभी इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, स्विच ओपन है। उस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था 12 वोल्ट, तो मैंने मान लिया कि वो जो 12 वोल्ट है उस बैटरी की क्या ईएमएफ है। उस बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ था और मैंने मान लिया उसकी ईएमएफ कितनी है, 12 वोल्ट है जो उसके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, वो 12 वोल्ट था, वो उसकी ईएमएफ है। जब हम लोगों ने इसका स्विचेस क्लोज किया, जब हम लोगों ने इसका स्विचेस क्लोज किया, यहाँ पर 12 वोल्ट की थी, और जब मैंने स्विचेस क्लोज किया तो मैंने देखा कि इस रजिस्टर आर में, अब एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने जब इसको क्लोज किया तो मैंने देखा कि इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। स्विच क्लोज किया, रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। समझाने के लिए कह रहा हूँ, सपोज करें रजिस्टर जो है वो 4 ओम का है और करंट इसमें 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। ज़रा फोकस रखिएगा एग्जाम्पल पर। मैंने स्विच क्लोज किया, मेरी बैटरी थी 12 वोल्ट की, तो मुझे कैसे पता चला इसकी ईएमएफ 12 वोल्ट इस पर लिखी हुई थी। और जब सर्किट ओपन था, मैं दुकानदार से लेकर आया, मैंने देखा उसके ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ था, मैंने बोला ये इसकी ईएमएफ है, क्योंकि ओपन सर्किट में टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। मैंने क्लोज किया, मैंने देखा इस सर्किट में करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल रजिस्टर में से गुजरा है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, और इसका पाथ कंप्लीट हो गया। अब मैंने अगर इस एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहूँ, इसके क्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ सारी, V इक्वल टू आई आर से निकालूंगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना बनेगा, 4 इंटू 2 8 वोल्ट। ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। मैंने बैटरी लगाई 12 वोल्ट की, मैंने अपनी तरफ से बैटरी लगाई 12 वोल्ट की, लेकिन जो रजिस्टर वायर लगा हुआ था, रजिस्टर मतलब सर्किट में जो कंपोनेंट लगा हुआ था जिसको मैंने चलाना था, ये समझिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, मैं दुकानदार से 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आया हूँ, लेकिन मेरा जो कंपोनेंट है, जो डिवाइस जिसको मैंने चलाना था, उसको कितने वोल्ट मिले हैं, 8 वोल्ट मिले हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। हम 12 वोल्ट की लेकर आए हैं, हमें मिल कितने रहे हैं, 8 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं कोई और भी ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर कुछ एनर्जी ज़ाया हो गई है, तभी तो यहाँ 8 वोल्ट मिले हैं ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी बराबर होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं एनर्जी बोल रहा हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होता है ना, सॉरी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी है ना बेसिकली, तो बराबर होनी चाहिए थी। हम 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आए हैं, ऊपर 8 वोल्ट मिल रहा है, तो बाकी पोटेंशियल किधर चला गया, यानी बाकी एनर्जी किधर ज़ाया होगी। तो वो हम लोगों ने देखा कि असल में ये जो बैटरी के अंदर भी तो रजिस्टर लगा हुआ है ना, जिसको हम इंटरनल रजिस्टर कहते हैं। अब आप इसको बैटरी ना समझें, अब आप समझिए यहाँ से बैटरी शुरू हो रही है और यहाँ पर बैटरी ख़त्म हो रही है। सपोज कर लेते हैं कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम की है। अब इस 2 ओम में से भी कितना करंट गुजरा, 2 ही गुजरा ना, 2 इंटू 2 आई आर की बात कर रहा हूँ, आई आर जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब है कि 4 वोल्ट इस जगह पर ड्रॉप हो रहा है। अब ज़रा सुने, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी आपकी 12 वोल्ट की थी,
कब था? जब इसको सर्किट में नहीं लगाया हुआ था। जब सर्किट में इसको लगाया तो जो सर्किट के अक्रॉस कंपोनेंट लगा हुआ था उसको पोटेंशियल कितना मिला? 8 वोल्ट मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि अब बैटरी का एक ये वाला टर्मिनल है, एक बैटरी का ये वाला टर्मिनल है। मैं थोड़ा सा फिर से आपको डिफरेंट वे से समझा रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्ट में उस चीज़ को जल्दी अटैम्प्ट कर सकें। अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, अब कौन सा सर्किट है? क्लोज सर्किट है। वो कैसे मेजर करेंगे? इस और इस टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना इसके अक्रॉस है। इस और इस टर्मिनल के दरम्यान में अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना एक्सटर्नल कंपोनेंट या रजिस्टर के अक्रॉस कह लें। तो अब इन दोनों के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 वोल्ट आ रहा है। तो इस केस में ये जो 8 वोल्ट होगा इसी को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैं आपको बात समझा रहा था कि जब सर्किट ओपन होता है, जब सर्किट ओपन होगा उस वक्त तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उस वक्त हम ये बोलेंगे कि बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, वो क्या होगा? ईएमएफ के बराबर होगा जो कि 12 वोल्ट होगा। लेकिन जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस अब 12 वोल्ट नहीं है, बल्कि इस और इसके दरम्यान में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है। वो हम किधर से चेक करते हैं? हम इस जगह से चेक करेंगे। जितना इसके क्रॉस होगा उतना इधर ही होगा। तो पोटेंशियल में कमी क्यों आई है? क्योंकि जब इस सर्किट में करंट फ्लो किया ना, बैटरी में से करंट गुजरा है। जब बैटरी में से करंट गुजरा है तो कुछ करंट या कुछ एनर्जी बैटरी के अंदर ही डिक्रीज हो गई है। यानी कुछ एनर्जी बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम आने में ही यूज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब इसके टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट नहीं है बल्कि 12 वोल्ट से कम आ रहा है। कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। तो अभी आप बस वर्डिंग की हद तक बातें याद रखें कि अगर ओपन सर्किट हो जाए तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स होगा उसको हम ईएमएफ मानेंगे। लेकिन अगर क्लोज सर्किट हो जाए यानी सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाए तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड किसके इक्वल होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये इसके दो एमसीक्यू भी हैं जो अक्सर बच्चे जल्दी में रॉन्ग करते हैं। अब इस पे हम और भी बात करेंगे। एक पंजाब की बुक में ना एक डायग्राम उसने बनाई हुई है, मेरा ख्याल है, मुझे पेज नंबर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पेज नंबर मेरे ख्याल 45 बनेगा आपका, पेज 45 पे ना उसने एक डायग्राम बनाई हुई है। मैं आपको उस डायग्राम से भी थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। पेज 45 पे एक डायग्राम बनी हुई है, अब डायग्राम देख लीजिए। उसमें ना उसने एक वोल्ट मीटर बनाया हुआ है, मैं बस उसको डायरेक्ट लिखूँगा। उसने बताया कि वोल्ट मीटर जो है अगर ओपन सर्किट हो ना, आप डायग्राम खुद वहाँ से देख लेना। अगर ओपन सर्किट हो यानी वोल्ट मीटर को ओपन सर्किट में लगाएं और वोल्ट मीटर को लगाएं क्लोज सर्किट में, तो वोल्ट मीटर ओपन सर्किट में क्या मेजर करेगा? तो वोल्ट मीटर ओपन सर्किट में वहाँ पर उसने डायग्राम में लिखा हुआ है कि मेजर करेगा ईएमएफ। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? वोल्ट मीटर ने क्या मेजर करना है? बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि उस एक ऐसा सर्किट है जिसमें बैटरी लगी है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर ने बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल मेजर किया, तो वो तो किसके इक्वल होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे वोल्ट मीटर मेजर ईएमएफ। लेकिन क्लोज सर्किट में अगर वोल्ट मीटर लगाएं बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? अब इसी सर्किट को आप दोबारा देखें, ये जो हम सर्किट बना रहे थे, इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा था। ये जो सर्किट मैंने बनाया था ना, इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है और इस सर्किट में जो बैटरी लगी इसकी ईएमएफ ई थी। इस सर्किट में बैटरी की ईएमएफ ई थी। अब इस सर्किट में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। और ये याद रखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलवेज आपस में किस में होते हैं? सीरीज में होंगे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल आपस में सीरीज में होते हैं, इसलिए मैंने आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये दोनों सीरीज में होंगे। अब यहाँ से अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट कर लें, इस आई को इधर लें तो क्या बन जाएगा? आर प्लस आर हो जाएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल हो जाएगी आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब अगर आप उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सोचें जो मैंने अभी आपको दी थी, ये कितने वोल्ट था? 8 वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या था? इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो ये वाली इक्वेशन फिर किसके अकॉर्डिंग है? दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो इक्वेशन है हम कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, वो आपको समझ आ गया ना। एनर्जी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो चार्ज को कांस्टेंट कर दो तो वर्क डन एनर्जी होती है ना। तो 8 + 4 = 12, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये जो आई आर है ना, अब थोड़ी बातें ध्यान से सुननी। ये जो आई आर है, ये आई आर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस किसके, एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस। और ये बात किस सर्किट में हो रही है, इन क्लोज सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर इन क्लोज सर्किट। अगर आपको बात मेरी समझ आ रही, मैं दोबारा पिछला पेज नहीं आपको दिखा रहा, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल जो दी है उसमें मैंने ये बताया था कि जब सर्किट क्लोज होगा उस वक्त बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस, वो एग्जांपल माइंड में रखो, 12 वोल्ट की बैटरी थी, मैंने बोला था क्लोज सर्किट में बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस किधर से निकालेंगे, मैंने बोला था जो किसके क्रॉस है, एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्लोज सर्किट के अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वी टर्मिनल के बराबर होगा। वी टी मीन वी टर्मिनल। लेकिन ये वाली बात सिर्फ किस सर्किट में ठीक है कि अगर आपके पास क्लोज सर्किट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप लोगों ने जो एक्सटर्नल रजिस्टर होगा उसको फ्लो होने वाले करंट से मल्टीप्लाई करें तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन ये वाली बात सिर्फ किसके लिए है, क्लोज सर्किट के लिए ठीक है। तो अगर इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, क्लोज सर्किट में EMF इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकता हूँ ना, वी टर्मिनल प्लस आई इंटू आर। दोबारा बच्चों बात सुन लो, ये आई आर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रजिस्टर है। लेकिन क्लोज सर्किट में अगर आपका एमसीक्यू आता है कि क्लोज सर्किट में अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि वी टर्मिनल किसके बराबर है, तो आप लोगों ने कहना है आई आर के बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर के बराबर होगा, इंटरनल के साथ कोई लिंक नहीं है, जिसकी जगह वी टर्मिनल लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। एक तो ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, और ये वाली इक्वेशन की एक फीचर क्या है कि ये आप लोगों ने इक्वेशन कब यूज़ करनी है, जब कौन सा सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो। दूसरा आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन तब यूज़ करनी है जब बैटरी जो है ना, बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, अभी हम और भी बात पढ़ेंगे, जब बैटरी एनर्जी ले भी रही होती है ना, व्हेन बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, तब भी ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। या आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन कब यूज़ करनी है, व्हेन बैटरी इज टेकिंग एनर्जी, सॉरी यार, व्हेन बैटरी सप्लाइंग एनर्जी के बाद आप लिखेंगे व्हेन बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट। जब जो बैटरी होगी ना वो आप लोगों की किस स्टेट में होगी, डिस्चार्जिंग स्टेट में होगी। देखिए अभी हम लोगों ने जो बैटरी लगाई थी वो तो एनर्जी सप्लाई कर रही थी ना, अगर वो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है तो इसका मतलब वो बैटरी की स्टेट में, डिस्चार्जिंग स्टेट में है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में है, बैटरी एनर्जी दे रही है, एग्जाम्पल पढ़ा चुका हूँ, ये कितने वोल्ट है, 8 वोल्ट, ये था 12 वोल्ट। अब हमें ये समझ आ गया कि ये जब इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाए, क्लोज सर्किट आ जाए, व्हेन बैटरी सप्लाइंग एनर्जी आ जाए, या व्हेन बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट आ जाए, उस वक्त EMF जो होगी वो आपकी ग्रेटर होगी किससे, वी टर्मिनल से। वो प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ गया कि EMF ग्रेटर है, क्यों, वी टर्मिनल से, क्योंकि बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ना, उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं रही, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि EMF ग्रेटर होगा किससे, वी टर्मिनल से। तो ये इस फार्मूला की कंडीशन आपको आइडिया हो चुकी हुई है। ये इसके कॉमन MCQ भी हैं कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने कब चूज़ करना है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, ये तो क्लोज सर्किट की बात होगी। ओपन सर्किट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैंने, कि ओपन सर्किट में मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन सर्किट में वी टर्मिनल किसके बराबर है, EMF के बराबर है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर ओपन सर्किट में तो आप लोगों ने बोला था करंट ज़ीरो होगा, और अभी थोड़ी देर पहले आप हमें ये समझा रहे थे कि वी टर्मिनल जो होता है वो IR के बराबर होता है। अब ओपन सर्किट में अगर करंट ज़ीरो है तो यहाँ पर हम I को ज़ीरो पुट करें तो वी टर्मिनल को तो ज़ीरो होना चाहिए। तो कभी आपने हमें ये पढ़ाया कि वी टर्मिनल IR के बराबर है, तो I ओपन सर्किट में ज़ीरो है तो वी टर्मिनल ज़ीरो होगा। अब आप कह रहे हैं कि वी टर्मिनल EMF की इक्वल होगा। देखिए आप इस चीज़ को नोट करें कि जब मैंने आपको ये बताया था कि वी टर्मिनल इक्वल टू IR, तो मैंने ये फार्मूला किसके लिए लिखा था, ये फार्मूला सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए वैलिड है ना, वैसे तो वैलिड ऊपर सिर्फ लफ्ज़ नहीं लिखा था कि ये वाला फार्मूला सिर्फ क्लोज सर्किट के वैलिड होगा, ये वाला फार्मूला ओपन सर्किट के लिए वैलिड नहीं है।
ओपन सर्किट में आपके पास करंट जब इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में इसका मतलब क्या है कि सर्किट में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। जब सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा तो जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था 4 वोल्ट, अब वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो हम टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम ईएमएफ के इक्वल ही एज्यूम करेंगे, और अगर उस पुरानी एग्जांपल के अकॉर्डिंग ले लें तो उसको फिर हम 12 वोल्ट ही एज्यूम करके लिखेंगे। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के फिर फैक्टर आप अपने पास लिख लीजिएगा। पता नहीं केमिस्ट्री में अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है या नहीं है, तो उसमें हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगी। फिजिक्स के अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ही लेते हैं। कभी किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आ जाए किस पे डिपेंड करेगी, तो आप ये ऑल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओपन सर्किट की बात हो रही है, क्लोज सर्किट का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कभी भी अब खिचड़ी नहीं मचानी। ये फार्मूला सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए। ओपन सर्किट में ये क्यों डिफरेंस आया था भला, मैंने क्या बोला था कि क्लोज सर्किट में ईएमएफ ग्रेटर हो जाएगी वी टर्मिनल से। क्यों ग्रेटर हो जाएगी? क्योंकि जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जिसकी वजह से इसके टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो ओरिजिनल ईएमएफ के बराबर नहीं रहा था। अब जब करंट जीरो हो जाएगा तो बैटरी के अंदर जो आई आर है ना, करंट जीरो होने से क्या होगा, असल में करंट जीरो होने से आई आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब आई आर जीरो हो गया तो योर वी टर्मिनल इक्वल टू ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओपन सर्किट में ईएमएफ इक्वल टू वी टर्मिनल होगी, और इसका प्रॉपर कंसेप्ट क्या है कि करंट जीरो होने से आई आर जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर पोटेंशियल ड्रॉप था वो खत्म हो जाएगा। ओपन सर्किट में आप लोगों ने याद रखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस कैपिटल आर में लिख सकता हूँ, अक्रॉस कैपिटल आर वो आई इंटू आर होता है ना, तो करंट जीरो होने से वो भी जीरो होता है। तो ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर, जिसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू भी जीरो होगी, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, और वी टर्मिनल इक्वल टू ईएमएफ होगी। कुछ लोग एक और कंसेप्ट भी कहते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो ये होता है कि इफ़ आर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, अगर कोई बैटरी हो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, अगर किसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो इस फार्मूले में मैं आर को ज़ीरो पुट करूँ तो ईएमएफ इज इक्वल टू वी टर्मिनल हो जाएगा। ये बात कुछ बुक्स में लिखी तो हुई है, रॉन्ग नहीं, बात तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब आपका कभी ईएमएफ इक्वल टू वी टर्मिनल का जनरल सवाल आएगा तो ये आएगा कि ओपन सर्किट में ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और ओपन सर्किट में इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। एक और बात भी लोग यूज़ करते हैं कि अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो फिर भी ईएमएफ जो है वो देख लें मैथमेटिकली वी टर्मिनल के ही बराबर हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख भी दिया था कि कोई भी ऐसा सेल या बैटरी नहीं है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी इक्वल हो, ज़ीरो की इक्वल। फिर इसमें केस आता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो हम लोगों ने पढ़ ली है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखिए आप खुद सोचें कि हम किसी बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, हम किसी बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं। अब इसको चार्ज करने के लिए इस बैटरी को सपोज करें हम चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके टर्मिनल्स के ऊपर को बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना, इसके टर्मिनल्स हैं, इस टर्मिनल के ऊपर को बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सपोज करें मैं इस बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर लगाता हूँ 16 वोल्ट, 16 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई इसको चार्ज करने के लिए। अब जब मैंने 16 वोल्ट लगाई, वही पुरानी एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, सपोज करें कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, 4 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया। अगर 4 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो इस बैटरी की ईएमएफ अब कितनी बनेगी आपके पास, आप लोगों ने बाहर से पोटेंशियल दिया है ना, कुछ इसने खा लिया ना बैटरी ने, यूँ समझे बैटरी ने अंदर रेजिस्टेंस अपना बच्चा पाला हुआ है छोटा सा है, तो वो कुछ खा पी जाता है, इसका कुछ हिस्सा वो ले जाता है, ठीक है। अब आपने 16 वोल्ट दिया इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की थी, तो आप लोगों ने 16 वोल्ट दिया, बैटरी तो 12 वोल्ट की थी, तो 4 वोल्ट किधर गए, उस इंटरनल रेजिस्टेंस ने अपने पास रख लिया। तो इस केस में क्या होगा, जब बैटरी किस स्टेट में होगी, चार्जिंग स्टेट में होगी। चार्जिंग स्टेट का मतलब होता है व्हेन बैटरी इज टेकिंग एनर्जी, तो जब बैटरी एनर्जी ले रही होती है तो हम उसके टर्मिनल्स के ऊपर जितना भी पोटेंशियल लगाते हैं वो सारा के सारा उसकी ईएमएफ नहीं होती,
यूँ समझ लें कि उस सारे के सारा पोटेंशियल उस बैटरी को चार्ज करने में यूज़ नहीं हो जाता, बल्कि उसका कुछ पार्ट इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस ज़ाया भी होता है। कुछ पार्ट इंटरनल रजिस्टर के क्रॉस ज़ाया भी होगा। तो एग्जांपल मैंने दिया, अगर ये 16 वोल्ट है, 4 इधर ज़ाया हो गया, तो बैटरी को कितने ने चार्ज किया है? 12 वोल्ट ने। तो बैटरी की ईएमएफ इस केस में कितनी होगी? 12 वोल्ट होगी। समझाने का मकसद ये था कि व्हेन बैटरी इज टेकिंग एनर्जी और इन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, उस केस में आपका वी टर्मिनल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? ईएमएफ से। और यहाँ पर वी टर्मिनल कौन सा होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो फिर इसको वी टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी एक्सटर्नल सोर्स का? क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स इस बैटरी के टर्मिनल पे ही तो लगाया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए ना। तो इस केस में ये जो 16 वोल्ट है वो वी टर्मिनल है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? और दूसरी बात आपको बच्चों ये समझ आ गई कि इस केस में अगर हम जो दे रहे हैं वो इसके बराबर क्यों नहीं लिख सकते? इसको 16 दे रहे हैं तो 16 क्यों नहीं मिल रहा? एग्जाम्पल है 16 4 12 वाली वैसे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए ना। तो कुछ उस बैटरी का जो बच्चा उसके अंदर रखा हुआ है वो खा पी जाता है और उसको वो सारा मिलने नहीं देता। उसकी वजह से वी टर्म ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वी टर्मिनल से स्लाइड लेस होगी। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। रिवीजन बच्चों ये है कि आप लोगों को मैं बोलता जाता हूँ, बस सुनते जाए। मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास दो एमसीक्यू थोड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आते हैं, एक तो सीधा सीधा एमसीक्यू आता है कि जो आपके पास एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। अब वी टर्मिनल और ईएमएफ का थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आता है। अगर आपसे पूछता है बैटरी के टर्मिनल्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बैटरी के टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, किसके इक्वल होगा इफ सर्किट इज ओपन, तो देन आप चूज करोगे ईएमएफ के बराबर। ईएमएफ होगा, उसको ईएमएफ कहेंगे। और अगर आ जाए कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे जब सर्किट क्लोज होगा। उसको फिर आप लोगों ने ईएमएफ के इक्वल नहीं लेना। और फिर मैंने बताया कि अगर सर्किट क्लोज होगा तो जो वी टर्मिनल कैलकुलेट कैसे होगी? वी टर्मिनल एक्सटर्नल रेजिस्टर के बराबर होगी, यानी वी टर्मिनल इक्वल टू आई आर होगा। और क्लोज सर्किट में आपको मैंने ये बताया कि ईएमएफ जो होती है वो ग्रेटर होती है वी टर्मिनल से। उसकी वजह बताइए कि अंदर कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है। और फिर बताया कि जब ओपन सर्किट हो जाए तो फिर जो आई आर पोटेंशियल होता है, ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो होता है, तो आई आर भी जीरो होता है। और आई इंटू कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। लेकिन आपके पास ओपन सर्किट के अंदर जब करंट जीरो हो जाए वी टर्मिनल जीरो नहीं होता, बल्कि उस केस के अंदर वी टर्मिनल को हम ईएमएफ के इक्वल ही लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी में कोई बिगाड़ वगैरह नहीं आ रहा। फिर एक जनरल सेंस क्यों आ सकता है कि आप एक मार्केट से सेल लेकर आए हैं, उस सेल के टर्मिनल के दरम्यान में जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, तो उस सेल की ईएमएफ बताएं। तो हम बोलेंगे उस सेल की ईएमएफ 12 वोल्ट ही होगी अनटिल कि आप उसको सर्किट में लगाकर सर्किट में करंट का फ्लो स्टडी नहीं करते। फिर हम लोगों ने चार्जिंग की बात की, वो तो डिस्चार्जिंग की बातें थी, या व्हेन बैटरी टेकिंग एनर्जी की बात की। तो उस वक्त मैंने बताया कि हम बैटरी या सेल के टर्मिनल के दरम्यान में एक बड़ा वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। अब वो जो बड़ा वोल्टेज सोर्स होगा वो जितनी भी वोल्टेज देगा उसका कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर भी ज़ाया होगा। तो अगर आप 16 वोल्ट दे रहे हैं तो 4 वोल्ट फोर्स किया था ना, वो उसके अंदर ज़ाया हो गया है। तो बैटरी को जो मिला है, जो उसको चार्ज कर रहा है, वो कितना चार्ज कर रहा है? वो 12 वोल्ट चार्ज कर रहा है। तो हम बोलेंगे उस बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट होगी। तो इन शॉर्ट वहाँ से हम लोगों ने ये बात गेस की कि जब आपके पास कौन सा सर्किट होगा, ये वाला सर्किट बना होगा ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करेगा, तो उस केस में वी टर्मिनल ग्रेटर होगा ईएमएफ से। और जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे ईएमएफ की, तो ईएमएफ की इस केस में जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो वी टर्मिनल माइनस आई इंटू आर होगा। ये बात लाजमी याद रखनी है। जनरल फार्मूले में प्लस आता है, लेकिन जब चार्जिंग का वर्ड यूज़ हो जाए या व्हेन बैटरी टेकिंग एनर्जी का वर्ड यूज़ हो जाए, तो उसके फार्मूला में आप लोगों ने याद रखना है प्लस के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस के साथ करेंगे। माइनस लिखेंगे तो ही प्रैक्टिकली वी टर्मिनल ग्रेटर होगा ना ईएमएफ से। अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ ग्रेटर हो गया ना फिर वी टर्मिनल से। तो चार्जिंग का फार्मूला हो या व्हेन बैटरी टेकिंग एनर्जी, तो इस फार्मूला में जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। इसके मैं अभी एमसीक्यू तो जो थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातें जो कभी यूज़ होती हैं उनको आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमें ये समझ आ गया कि अब उसके अलावा मैं हट के थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ। अगर आपको सवाल आ जाता है इन ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट में आप लोगों ने याद ही रखना है कि ओपन सर्किट में बैटरी की ईएमएफ तो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा।
जब पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर, यानी ओपन सर्किट में करंट जीरो हो जाता है ना, तो ईएमएफ तो जीरो नहीं होगी। बैटरी तो है ना आपकी, ये तो नहीं कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया, तो ईएमएफ जीरो नहीं होगी, बल्कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मैं बोलूँगा अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर होगा, इसकी ये डेफिनेशन भी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर की एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज, यानी जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना, उसको चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जो क्वांटिटी बनेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ईएमएफ क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरल वर्ड यूज होता है तो वो रजिस्टर के लिए होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज होगी। ये वैसे मैंने आपके लिए लिखा है, थोड़ा सा आपको याद रह जाए। और अगर हम लोग बात करते हैं क्लोज सर्किट में, बाकी बातें मैं नहीं लिखा है, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार तुम लिखूंगा। क्लोज सर्किट में ना ईएमएफ जीरो होती है और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होगा, करंट जीरो नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें नॉट इक्वल टू जीरो होंगी। फिर आपसे पूछ रहा होता है कि आप लोग ये बताएं कि ये सिचुएशन कब होगी, व्हेन ईएमएफ इक्वल टू जीरो हो जाए एंड पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो हो। कहते हैं ये कब सिचुएशन आएगी, जब ईएमएफ इक्वल टू जीरो हो एंड पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये आप लोगों ने चूज़ करना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये में असल में तीनों एमसीक्यू इकट्ठे आते हैं ना, इसमें उसने ये ऑप्शन लिखा होता है, एक ये वाला ऑप्शन लिखा होता है, एक ये वाला लिखा होता है, पूछता है बताएं इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं ईएमएफ का ज़ीरो होना और पोटेंशियल डिफरेंस का नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक और उसने बुक में भी लाइन लिखी, पंजाब की बुक में, ईएमएफ को बोलता है ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। इसका मतलब है कि ईएमएफ काज का मतलब क्या है कि ईएमएफ की वजह से एनर्जी सप्लाई होती है ना, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि एनर्जी जाकर डिसिपेट होती है। इसलिए बुक में इसने ये दो लफ्ज़ भी लिखे हुए हैं कि ईएमएफ जो है वो बच्चों काज होता है, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो उसका इफेक्ट होगा। ये चंद बेसिक सी बातें उसने लिखी हुई हैं। जितनी बच्चे बातें मैंने आपको बताई हैं ना, जितने रिलेशन बताए हैं, आप लोगों ने बस उन रिलेशनशिप्स को एज इट इज़ याद कर लेना है। आपका कोई भी एमसीक्यू इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग नहीं होगा। बड़ी आसान सी बातें भी हैं, और जितनी थी मैंने सारी ही पॉसिबल लिख दी। इसके एमसीक्यू कुछ बेसिक से देख लेते हैं। मूड था आज मैं किरशॉफ लॉस के ऊपर बात करता, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लग गया। एक एमसीक्यू मैं लिखता हूँ कि द ईएमएफ ऑफ बैटरी, इसके एमसीक्यू सिंपल ही होते हैं। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट एंड स्मॉल आर लिख दूँ, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, पेपर में इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा लफ्ज़ लिखा होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of battery if it is connected to 3 ohm resistor। बड़ा आसान सा सवाल। देखें, द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट, बैटरी की ईएमएफ जनाब 10 वोल्ट होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल होगी। देखिए इस सवाल में कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा कि बैटरी चार्जिंग स्टेट में या डिस्चार्जिंग स्टेट में। तो जब जनरल क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा बैटरी को डिस्चार्जिंग स्टेट में ही लेते हैं, ठीक है ना, जब तक चार्जिंग का कभी वर्ड यूज़ ना हो। ये मैंने बात इसलिए कर दी कि जब आप ये फार्मूला अप्लाई करें, ई एम एफ इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस आई इंटू आर, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग का लफ्ज़ प्रॉपर लिखा होगा तब आप लोगों ने माइनस लगाना है, अदरवाइज हमेशा प्लस से लगाना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। अब इस सवाल में वो कह रहा है कि आप लोग क्या बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये इक्वेशन पता नहीं क्यों यूज़ की है, एनर्जी सप्लाई की है, और हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो क्लोज सर्किट है ना, वो तो आई आर के बराबर होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्लोज सर्किट में आई आर के बराबर होता है। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से निकालने के लिए क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, वो आपके पास है, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी आपके पास है, करंट आपके पास नहीं है, मसला बन गया। इधर से निकालना चाहें तो कैपिटल आर आपके पास है ना 3 ओम, क्या चीज़ नहीं है, करंट नहीं है।
इसका मतलब ये कि जब तक करंट कैलकुलेट नहीं हो जाता, इस फार्मूले को यूज़ करें या इसको यूज़ करें, वी टर्मिनल कैलकुलेट नहीं हो सकता। आप किसी तरह करंट कैलकुलेट करें। आज ही मैंने आपको करंट कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बताया, मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा, अब आपको आइडिया हो चुका है। ईएमएफ कितनी है जनाब, इधर से 10 है डिवाइड बाय कैपिटल आर कितना है 3, ये कैपिटल आर है, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है, इंटरनल 2 है, तो 10/5 तो कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया। बस अब हो गया सवाल हल, इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, बात एक ही, क्या जरूरत है इतने लंबे फार्मूले से निकालने से, इधर से निकाल लेते हैं, फिर हमें पता जो है कि वी टर्मिनल के बराबर होगा। तो आई कितना आ रहा है 2 इंटू ये कितना है 3 है मेरे ख्याल है, तो 3 2 आर 6 वोल्ट। इस केस के अंदर आपका जो वी टर्मिनल बनेगा वो 6 वोल्ट होगा। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसको आप अटैम्प्ट कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सवाल में आपके वी टर्मिनल के क्वेश्चन आ जाए, आपका इवन करंट कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के इंटरनल रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था कि ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is connected, a resistance of 5 ohm is connected to a battery of EMF 30 volt. If current passing through circuit is 5 ampere, a resistance of 5 ohm is connected to a battery of EMF 30 volt, ठीक हो गया। A current passing through a circuit is 5 ampere हो गया। देन बस स्मॉल आर लिख दो आगे डायरेक्ट, देन स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं इसकी क्या होगी। ऑप्शन में नहीं लिख रहा, हमें क्या गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, बैटरी की ईएमएफ गिवन है, करंट गिवन है। ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना, फिर सीधा सीधा फार्मूला लगा दे, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। चलिए ये लगा ले, तो ईएमएफ इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर होता है ना, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ईएमएफ कितनी है 30 इक्वल टू आई कितना है 5, कैपिटल आर भी 5 प्लस आई फिर कितना है 5 इंटू स्मॉल आर, सीधी सीधी वैल्यूज पुट हुई हैं। ये 25 बनता है, 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 आर, 5 इक्वल टू 5 आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बनेगी वो इस केस में 1 ओम के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग मतलब कोई भी इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसके जो सवाल आते हैं वो मैंने आपको पैटर्न बताया है ना, जो रिलेशनशिप के सवाल ज़्यादा आते हैं बजाय इसके क्वेश्चन आए ना। इसके साथ एक और छोटा सा सब पार्ट भी आगे गिवन है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ बैटरी, ये पावर के लिंक है असल में ना। इसका एक ही एमसीक्यू फेमस है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ बैटरी। इसका एक एमसीक्यू तो आपका ये आ सकता है कि आपसे पावर के डिफरेंट फार्मूले लिखे हुए हों और पूछे इनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट फार्मूला कौन सा है। तो कुछ फार्मूला तो मैंने कल आपको लिख दिए थे, एक फार्मूला और लिख रहा हूँ पावर आउटपुट का। ये मैक्सिमम पावर नहीं है, ये पावर सिंपल पावर का फार्मूला है। ये जो ई लिखा मैंने बेसिकली, चलिए मैंने सिंबल दूसरी यूज़ कर दी है, ये ईएमएफ ही है, ठीक है। ईएमएफ लिखा है, ईएमएफ इनटू आर हो जाएगा इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हो सकता है कि आपके फार्मूले पावर के आ जाएं और आपसे पूछे बताएं इनमें से कौन सा फार्मूला इनकरेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ है दोनों बुक्स में, केपीके में भी है, पंजाब में भी है, एक जैसी दोनों की डेरिवेशन, ठीक हो गया। अब इसको सवाल ही आ सकता है, तो ये फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आ सकता है, इसको न्यूमेरिकल नहीं आता, इसमें ई स्टैंड फॉर क्या है, ईएमएफ है और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन क्या है। आपकी केपीके की बुक में तो खैर इसका ग्राफ भी बना हुआ है चैप्टर 15 में कि मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन क्या होगी। तो आप लोगों ने इसकी कंडीशन ये लिखनी है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगी तो पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे मैक्सिमम हो जाएगी, हमें पता है कि ये टर्म कब मैक्सिमम होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो अगर आप स्मॉल आर, ये इसका वैसे एमसीक्यू तो मैंने तो जब भी देखा ये आता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन क्या होगी, वो कब होगी, जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी। ये कब मैक्सिमम होगी, जब डिनोमिनेटर ने मिनिमम होना है। तो अगर आप इन दोनों को बराबर पुट करते हो तो देखिए ये जो आर माइनस आर है ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा।
तो जब डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये चीज़ मिनिमम हो जाएगी और पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप इसको वहाँ पर पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा EMF का स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, बल्कि ये वाला फार्मूला आर स्क्वायर नहीं होगा, आर माइनस आर का स्क्वायर 4r इंटू आर होगा। इसको ठीक कर लो, EMF का स्क्वायर ओवर आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर होगा। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पर ज़ीरो पुट करोगे तो ये ऊपर क्या बच जाएगा, ये चीज़ बच गई और नीचे r इंटू आर मिलकर r का स्क्वायर हो जाएगा, ये r से कैंसिल हो जाएगा। तो पावर आउटपुट जो मैक्सिमम का फार्मूला आ रहा है ये 4r कैपिटल के साथ भी लिखा है। अच्छा, पंजाब की बुक में ने 4r कैपिटल के साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने दोनों याद रखने हैं, कैपिटल आर लिखें या स्मॉल आर लिखें, बात तो एक ही है। बात एक क्यों है, क्योंकि दोनों ऊपर आपस में इक्वल जो हो चुके हैं ना, तो ये एक तो ये एमसीक्यू आ सकता है, एक ये वाले फार्मूला भी एमसीक्यू में आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपसे बोले कि किसी बैटरी की मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करो और उस बैटरी के आपको ईएमएफ गिवन हो या इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो या एक्सटर्नल गिवन हो, बात तो एक ही है, क्योंकि पावर आउटपुट जब मैक्सिमम होगी उस वक्त ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसका इतनी कंसेप्ट है, इसकी और इसने फर्दर डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो है किरचॉफ लॉज। असल में जो किरचॉफ के लॉज हैं ना, ये एमडी कैट की बात कर रहा हूँ, उनके कोर्स में नए ऐड हुए हैं ना। अब जब नए ऐड हुए हैं तो इनके को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में नज़र भी नहीं आएंगे। किरचॉफ लॉज का क्वेश्चन अगर ईटा में आ जाए या इधर आ जाए तो अगर तो वो बेसिक सा क्वेश्चन बनाए जिस तरह हमारी बुक में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे कम्प्लेक्स बनने के भी चांसेस होते हैं। तो हम पहले वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे कोर्स में है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन 5-6 करवा दूंगा कि अगर सर्किट कम्प्लेक्स सर्किट्स भी आ जाएं तो उनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कम्प्लेक्स सर्किट आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस आपको इतना होना चाहिए कि आप किसी तरह का भी सर्किट आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारी बुक में जो क्वेश्चन है किरचॉफ लॉज का, जिसमें वो 2 बैटरीज लगी हुई हैं, उसमें भी बच्चे परेशान हो रहे होते हैं ना कि आप लोगों ने इसके साथ प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, डायरेक्शन सर्किट की कैसे लेनी है, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम बनती है। कोशिश करता हूँ मैं, जब हम आज किरचॉफ लॉस जब एंड पे पढ़ लेंगे, लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी आपको सर्किट आ जाएगा ना, आप उसके ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके किरचॉफ लॉस अप्लाई फिर कर लिए करेंगे। पहली बात कि किरचॉफ लॉस यूज़ क्यों हम करते हैं, ये यूज़ टू सॉल्व होते हैं कम्प्लेक्स सर्किट्स, यानी ये कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। कम्प्लेक्स सर्किट्स क्या होते हैं कि ऐसे सर्किट्स हैं नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, एक ऐसे सर्किट जिसके अंदर नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस हो, एक तो मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स लगे हुए उनको कम्प्लेक्स सर्किट्स बोलते हैं। और ऐसे सर्किट भी कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं है 1 वोल्टेज सोर्स, उनके अंदर एक ही वोल्टेज सोर्स हो, बट रजिस्टर्स जो होंगे ना, रजिस्टर्स आर नॉट इन सीरीज और पैरेलल। ये बात थोड़ी सी पूरी नहीं, पैरेलल वर्ड है, पूरा लिख लेना। इस बात को समझने के लिए मेरे पास केपीटी की बुक पड़ी होगी, मैं उसी बुक से आपको दिखाता हूँ सर्किट, शायद आपको उस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी से आइडिया हो जाए, क्योंकि सर्किट बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। देखिए ना, अक्सर में एक रॉन्ग कंसेप्ट ये बना हुआ है। देखिए ना, ये किरचॉफ लॉस को समझाने के लिए सर्किट है, इस सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स हैं। चलो ये तो सीधी सीधी बात समझ आ गई कि 2 वोल्टेज सोर्स हैं, इसकी वजह से ये जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स सर्किट है। हालांकि 2 वोल्टेज सोर्स होने से भी सर्किट सिंपल सर्किट हो सकता है। असल में कम्प्लेक्स सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो जो रजिस्टर्स होते हैं वो कंफर्म नहीं होता कि वो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं या वो रजिस्टर किस में पैरेलल में लगे हुए हैं, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो हम इन जनरल ये बोल देते हैं कि कम्प्लेक्स सर्किट्स कौन से होते हैं, ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स हो। एक तो हम ये बात करते हैं ना जिसके अंदर मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स हो, 2 सोर्स नजर आए तो आप लोगों को कम्प्लेक्स लग गया। लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि कम्प्लेक्स सब होगा जब, वैसे जब एक से ज़्यादा सोर्स लगे होते हैं तो ज़्यादातर सर्किट में जो रजिस्टर होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं रहते,
मतलब पता ही नहीं चलता कि वो सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये वाली प्रॉब्लम कि सीरीज और पैरेलल मार्क ना करने वाली प्रॉब्लम दो वोल्टेज सोर्स है, ये सिंगल सोर्स से भी आ सकती है। जिसने ये वाली बैटरी है ना, इसमें एक सोर्स लगा हुआ है, बुक की डायग्राम आप देख लीजिएगा। इस एक सोर्स में भी ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि वो सीरीज में लगे हुए हैं या वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये सर्किट आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आप इधर आ जाएं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज तो मेरा ख्याल है आप सारों को याद ही होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ था ना, द मोमेंट जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं था, तो आपको पता है यहाँ से करंट ए से बी की तरफ जा रहा था, बी से नीचे भी आ रहा था, फिर करंट ए से डी तक आ रहा था और डी से करंट फिर गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा था। तो ये जो रजिस्टर था, ये इस रजिस्टर में जब तक ब्रिज बैलेंस नहीं था, उस वक्त तक ये रजिस्टर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये रजिस्टर सीरीज में है या रजिस्टर किस में है, पैरेलल में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है, जब तक इसमें हालांकि एक वोल्टेज सोर्स है, जब तक ये ब्रिज बैलेंस नहीं होता, उस वक्त तक ये रजिस्टर जो है इसके बारे में कंफर्म ही नहीं होता कि वो सीरीज में या पैरेलल में है। यही प्रॉब्लम आप लोगों ने माइंड में भी रखनी है। वैसे आपसे इतना थ्योरेटिकल डेप्थ में जाके वो बात करेगा तो नहीं, लेकिन खुद को क्लियर करें कि कम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे सर्किट्स को कहते हैं जिसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हों। मतलब वो आप डिसाइड ना कर पाएँ कि वो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं या वो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। और जनरली जब हम लिखते हैं बात, हम ये लिखते हैं कि कम्प्लेक्स सर्किट्स कौन से होंगे, हैव नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, वो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं। या ऐसे सर्किट्स को भी कम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं जिसमें वन वोल्टेज सोर्स हो बट रेजिस्टेंस आर नॉट इन सीरीज एंड पैरेलल। इन रजिस्टर के बारे में आप यूँ लिखने, आर नॉट प्रिडिक्ट ना, आप इनको प्रिडिक्ट ना कर सकें कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ऐसे सर्किट्स को हम कम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं जिनमें रजिस्टर्स के बारे में पता ही ना चले कि वो सीरीज में लगे हुए हैं या वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उन सर्किट्स को कम्प्लेक्स सर्किट्स कहेंगे। और ऐसे सर्किट्स को फिर हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज। कैसे सॉल्व करेंगे वो फिर देखेंगे। इसके जो अपोजिट सर्किट्स होते हैं वो सिंपल सर्किट्स होते हैं। सिंपल सर्किट्स जो होते हैं उन सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए तो सिंपल है। सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, और दूसरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आपको बात मेरी समझ आ रही होगी कि जब आपको ये पता ही ना चले, दो रजिस्टर या चार रजिस्टर लगे हुए हैं, आपको पता ही ना चले कि ये सीरीज में या पैरेलल में है, तो फिर तो वो कम्प्लेक्स हो गया। तो जब वो कम्प्लेक्स हो गया तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। जब अप्लाई नहीं हो सकते तो फिर इसको हम उसी किरचॉफ लॉज को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। उसको ऐसे सर्किट्स को फिर सिंपल जो रूल्स हैं, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स हैं, या जिसे हम ओम्स लॉ बच्चे बोल रहे हैं, उनसे फिर ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम पहले, मैं ये करता हूँ ना, आपको बुक में जो सीधा सीधा लिखा हुआ है पहले वो पढ़ा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पर बहुत अच्छी और डिटेल गुफ्तगू भी कर लेंगे। आपको ये कंसेप्ट अब मेरी तरफ से कन्वे हो गया हुआ है कि कम्प्लेक्स सर्किट्स में ये रॉन्ग कंसेप्ट बना हुआ है कि मोर देन वन वोल्टेज सोर्स होने पे वो कम्प्लेक्स सर्किट होता है। मोर देन वन वोल्टेज सोर्स हो और जो आपके पास रजिस्टर्स हैं वो डिफाइंड ना हो कि वो सीरीज और पैरेलल में है, तो तब उस सर्किट को हम कम्प्लेक्स सर्किट्स कहेंगे। अभी टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। जब मैं आपको किरचॉफ रूल्स के क्वेश्चन करवाना शुरू करूँगा ना, तो वहाँ पर ये बात मैं आपको दोबारा क्लियर करूँगा। मैं एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स बनाऊँगा और उस सर्किट को मैं ओम लॉ को यूज़ करके भी सॉल्व कर दूँगा और उसको किरचॉफ रूल्स से भी सॉल्व कर दूँगा, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। फिर आपको ये वाला पॉइंट कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा, उनको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स बनाऊँगा और उसको दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। ये बात और क्लियर कर लें कि किरचॉफ जो रूल्स हैं वो सिंपल सर्किट्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ये नहीं कि सिंपल सर्किट्स के ऊपर किरचॉफ रूल अप्लाई नहीं होते, वो तब भी अप्लाई होते हैं। लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ किस पे, सिंपल सर्किट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ये कम्प्लेक्स पे नहीं होते। वो जो है किरचॉफ लॉज जो हैं वो दोनों पे अप्लाई होते हैं, सिंपल पे भी और कम्प्लेक्स पे भी। तो ये जो प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा मेरी इस बात का, और जब मैं सर्किट आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा
के बाद बिल्कुल ठीक है कि एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होने से भी सर्किट सिंपल हो सकते हैं और उनको दोनों तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहले अपना टॉपिक्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आज तो मेरा ख्याल हम यही पढ़ सकेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक और नाम भी होता है, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, और इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। बड़े नाम है इसके। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। सबसे कॉमन तो यही है। तो अगर आज इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, पॉइंट रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये सारे इसी के ही लॉ हैं, एक ही बात है। सबसे पहला इसका जो एमसीक्यू आता होता है, ये नाम शाम तो एमसीक्यू है ही ना, कि इट इज़ बेस्ड ऑन, ये वाला जो लॉ है किस पे बेस करता है। तो अब सबको याद है, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर पूछता है ये किस पे बेस करेगा, तो याद रखना है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस कर, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करेगा। है बड़ा सिंपल सा लॉ। इसको पहले लॉ को देख लेते हैं। लॉ में हम ये कहते हैं कि सपोज करें ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, किसी भी शेप की बना लें, ये ना सोचे हमारी बुक में थोड़े डिफरेंट बने हुए। इस रजिस्टर और इस इधर से करंट जो आ रहा है इस ब्रांच में से I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है, इधर करंट I4 जा रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना, P पॉइंट, इस P पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, यानी P पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है सर्किट में वेयर 3 और मोर वायर्स कह लें या कंडक्टर्स कह लें, मीट करते हैं। मैं बात क्लियर करता हूँ बड़ी ध्यान से। जंक्शन सर्किट का वो पॉइंट होता है जहाँ तीन, दो नहीं मैंने लिखा, मैं फिर में दो भी लिख देते हैं, वेयर 2 और 3 वायर्स या कंडक्टर मीट करें, वो जंक्शन है। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ फिर इधर वापस आता हूँ। देखें देखें ध्यान से देखें इसको। कोई रजिस्टर है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस ए पॉइंट पे कितनी वायर कंबाइन हो रही? एक वायर और दूसरी वायर, दो वायर कंबाइन हो रही। तो इस ए पॉइंट पे 2 वायर्स मीट कर रही। इस बी पॉइंट पे कितनी वायर मीट कर रही हैं? 1, 2 और 3, इधर 3 वायर्स मीट कर रही हैं। तो सर्किट का ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 वायर्स मीट करें उसको नोड कहते हैं। यानी सर्किट का वो पॉइंट जहाँ पर 2 वायर्स मीट करें उसको नोड कहते हैं, और जहाँ पर 3 या मोर देन 3 वायर मीट करें वो जंक्शन है। इसका मतलब कि ए नोड है और बी यहाँ पर जंक्शन है। ए नोड है और बी यहाँ पर जंक्शन है। थोड़ी सी बात याद रखें, ठीक है। नोड और जंक्शन में फ़र्क होता है। वैसे नॉर्मली हम नोड और जंक्शन को एक वर्ड बोल देते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट में अगर वो कभी नोड और जंक्शन के एमसीक्यू बनाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो आपसे डिफरेंस की बात करना चाह रहा है। वैसे नॉर्मली हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम नोड को जंक्शन कहते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में भी फ़र्क होता है। इसमें 3 वायर ज्वाइन हो तो ये जंक्शन है, ये नोड है। ये हो सकता है कोई सर्किट बना हुआ आ जाए और आपसे पूछ ले बताएं इसमें नोड कौन सा पॉइंट है, ये जंक्शन का कौन सा पॉइंट है। उम्मीद आपको ये बात मेरी समझ आ गई हुई है। अच्छा, सपोज करते हैं ये जंक्शन पॉइंट हो गया। अब ये जंक्शन है क्योंकि इधर 1 2 3 4 वायर मीट कर रही हैं, 4 है ना। इसमें से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, वही सिंपल मैथ। तो ये आप इनकमिंग करंट्स हैं I1 और I2, इधर से ये I3 और I4 है, ये आउटगोइंग करंट्स हैं। सपोज कर लेता हूँ इधर 1 एम्पेयर चला गया और इधर 4 एम्पेयर चला गया। तो किरचॉफ्स करंट रूल क्या है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल टू होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम जंक्शन। यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट्स जो होता है, यानी यही लॉ है ना बेसिकली, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स
इक्वल टू होता है सम ऑफ कौन से आउटगोइंग करंट्स। ये ना भी लिखो तो आपको आता है सारों को। इसी सीधा सीधा लाया है कि 2 + 3 5, 1 + 4 = 5। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, इसी को हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये तो वैसे किरचॉफ ने पहले बता दिया था, किरचॉफ ने ना बताया होता, आप भी थोड़े बड़े होते तो उस वक्त आपने बता ही देना था, जो आ रहा करंट वही आगे जा रहा है। इसने खास बात तो की वैसे कोई नहीं थी। अच्छा, इसमें एक दो ना साइन कन्वेंशन का मसला भी है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन बच्चों हम लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू जंक्शन, जंक्शन के हिसाब से। जंक्शन के हिसाब से देखें तो जो इनकमिंग करंट्स होते हैं ना, जंक्शन के हिसाब से देखें तो जो इनकमिंग करंट्स होंगे उन इनकमिंग करंट्स के साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और जंक्शन के हिसाब से मतलब जंक्शन पे खड़े होकर देखें ना, जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहे होंगे वो इनकमिंग करंट्स होंगे, उनके साइन पॉजिटिव होंगे। और जंक्शन के रिस्पेक्ट से जो आउटगोइंग करंट्स होंगे ना, अगर जंक्शन के रिस्पेक्ट से देखें तो जो आउटगोइंग करंट्स होंगे उनके साइन नेगेटिव होंगे। इनकमिंग करंट के साइन पॉजिटिव, आउटगोइंग के साइन नेगेटिव। अगर पिछली डायग्राम आपके माइंड में है तो I1 + I2 इक्वल टू क्या था, I3 + I4। अब इस इक्वेशन को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, अब आप मुझे बताएं। ये इक्वेशन को पिछला सर्किट माइंड में रखें। अगर मैं लिख सकूँ कि I1 + I2 - I3 - I4 = 0, या मैं इस इक्वेशन को लिखूँ I3 + I4 - I1 - I2 = 0। तो इनमें से कौन सी ठीक है? ये सारी ठीक है। इसमें से ये वाला लिखना रॉन्ग है, यूँ आप नहीं लिख सकते। यूँ क्यों नहीं लिख सकते कि अगर कोई बंदा इस इक्वेशन को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये वाली जो इक्वेशन जिस सर्किट के लिए लिखी गई है उसमें I3 और I4 जो है वो इनकमिंग करंट्स हैं, और उसको लगेगा कि ये दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो ये आउट गोइंग है। हालांकि वो जो पिछली डायग्राम अभी आपने देखी है उस डायग्राम में दोबारा देख लें, इस डायग्राम में I1 और I2 तो इनकमिंग करंट्स है ना यार, ये इनकमिंग है, ये आउट गोइंग है। तो अगर कोई बंदा इस इक्वेशन को देखता है तो उसको लगेगा वो जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है ना, उसमें ये इनकमिंग है और ये आउट गोइंग है। इसका मतलब ये हुआ ये कन्वेंशन का एमसीक्यू है ना। तो अगर ये आ जाए, वो सर्किट बना हुआ आ जाए जो पीछे मैंने बनाया था, और सर्किट बना हुआ आ जाए और आपसे पूछे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और आपसे पूछे इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। ये बिल्कुल ठीक है। और साइन कन्वेंशन कब अप्लाई करनी है? जब इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखा हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती। जिस तरह इसमें तो अप्लाई नहीं हो रही ना, तो कब अप्लाई होगी? जब इक्वल टू 0 लिखा होगा। तो आपको समझ आ गया, इसको इधर लेकर जाना है, उसको उधर लेकर जाना मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन फिजिक्स में तो अपने साइन की मीनिंग भी होते हैं ना, तो साइन की मीनिंग असल में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको फिर इनकमिंग समझना शुरू कर देंगे, इसको आउटगोइंग। तो ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई। ये देखिए, ये सम ऑफ करंट लिखा हुआ है, ये सम ऑफ क्या लिखा हुआ है? करंट। तो सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ। इस बात के कोई फिजिकल मीनिंग तो इतने अच्छे नहीं है, बस बुक की डेफिनेशन है तो मैं बोल देता हूँ कि सम ऑफ करंट देख लें एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों इक्वल टू 0 होगा? बाय कन्वेंशन अगर हम इनकम करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग को नेगेटिव लेते हैं तो जंक्शन पे सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होगा। अब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि जंक्शन पॉइंट पे, जंक्शन के ऊपर, इसका मतलब अगर हम एम मीटर लगा दें, जंक्शन के ऊपर अगर हम एम मीटर लगा दें तो क्या एम मीटर जो होगा वो 0 करंट शो करेगा? यानी अगर हमने बोला है ना कि सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होगा, किस पे सम ऑफ करंट इक्वल 0 होगा? जंक्शन पे। तो अगर हम एम मीटर को लगा दें जंक्शन पे तो क्या एम मीटर क्या रीडिंग देगा? एम मीटर आपको याद रखना है, एम मीटर 0 रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बाय कन्वेंशन आंसर 0 आ रहा है, प्रैक्टिकली तो उस पॉइंट पे करंट 0 नहीं आ रहा ना। कन्वेंशन क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि इसको पॉजिटिव ले रहा है, इसको नेगेटिव ले रहा है। तो जंक्शन पॉइंट पे अगर हम एम मीटर लगा दें तो एम मीटर 0 करंट शो नहीं करेगा। समझ आएगी बात की ना? क्यों नहीं? आप वैसे छोड़ दें, एम मीटर को छोड़ें, आप उंगली लगाएं ना, आपको समझ आ जाएगा करंट है या नहीं है। तो वो करंट कितना शो करेगा? वो इनकमिंग की इक्वल शो कर देंगे ना। अगर इनकमिंग 5 एम्पेयर बनता है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, पिछले एग्जांपल को कोट कर रहा हूँ ना, तो एम मीटर वहाँ पर 5 एम्पेयर ही शो करेगा। ये बड़ी आसान सी बात है, आपको ऑलरेडी समझ आ गई। दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें, बल्कि यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी सारी बात रहती है, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करें।